मैं राजीव। तो राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाइयों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब उन्हें 12 तुगलक लेन के उस सरकारी आवास को खाली करने का नोटिस भेजा गया है जो पिछले 4 कार्यकाल से उनका आधिकारिक निवास था। आप सब इस खबर को कल सुन चुके हैं। बीजेपी राहुल गांधी को बेघर करने की तैयारी में है, लेकिन राहुल गांधी के साथ कई विपक्षी नेता जिस तरह खड़े हो रहे हैं उससे ये नजर आ रहा है कि राहुल गांधी के मुद्दे पर न केवल विपक्षी एकता बन रही है बल्कि विपक्ष का कुनबा भी बढ़ता जा रहा है। राहुल ने नोटिस का जवाब आज भेज दिया है। राहुल ने नोटिस के जवाब में लिखा है कि मैं आपके आदेश को मानूंगा और बंगले को जल्द से जल्द खाली कर दूंगा। ये आप राइट साइड में देख रहे हैं जो चिट्ठी में उन्होंने जो कुछ लिखा है वो आपके सामने है। 27 तारीख की चिट्ठी का वो जिक्र कर रहे हैं और साथ साथ इसमें कह रहे हैं कि मैं 4 बार से यहाँ पे रह रहा हूँ और आप लोगों का प्यार मिला और उसको वो कभी नहीं भूलेंगे। ये तमाम बातें यहाँ लिखते हुए लेकिन साफ साफ कह रहे हैं कि मैं आपने जो आदेश दिया है उस आदेश का पालन करूँगा और बंगले को खाली कर दूँगा। इधर राहुल गांधी की शिवसेना सांसद संजय राउत से भी आज लंबी बैठक हुई है और उधर शरद पवार और सोनिया गांधी की भी बैठक हुई है। देखिए बहुत सारी बैठकें चल रही हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत से बैठक का क्या मायने है, क्या मतलब निकलता है, ये भी हम आगे समझेंगे जानेंगे। और उधर सोनिया गांधी के साथ जो एनसीपी चीफ शरद पवार की बैठक हुई है उसके भी मायने समझने की कोशिश करेंगे हम। जबकि कहा जा रहा था कि सावरकर पर राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस से शिवसेना की नाराजगी बढ़ी है, लेकिन अब विपक्षी दल समझ रहे हैं कि आगे बड़ी लड़ाई है तो छोटे मोटे मतभेद पीछे छोड़ने होंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी कहा है कि कल रात्रि भोज में 18 दल थे और आज 19 हैं, यानी कि कुनबा बढ़ता जा रहा है। कल रात्रि भोज, आप सबको पता है कि कल डिनर पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों को बुलाया था और उस पर इन लोगों की बैठक हुई थी आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए और उसमें 18 दल थे, लेकिन उसमें एक दल आज बढ़ गया है। बट ऑब्वियस है कि ये दल जो है वो शिवसेना है। लेकिन इस पर जयराम रमेश क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। 19 पार्टी आप गिनिए, उसमें शिवसेना भी है। विपक्ष की मांग जेपीसी की है ताकि प्रधानमंत्री और अडानी के बीच में पहले गुजरात में और बाद में केंद्र सरकार की ओर से क्या रिश्ते थे, क्या ताल्लुकात थे, क्या प्रोत्साहन मिला, तो ये सब मुद्दे सिर्फ जेपीसी में ही उठाए जा सकते हैं। तो अगले 30 दिनों में कांग्रेस संगठन की ओर से ये कार्यक्रम जय भारत सत्याग्रह, त्रिस्तरीय जय भारत सत्याग्रह आप देखेंगे। और साथ साथ कल शाम को जो बैठक हुई उससे भी साफ है कि 19 राजनीतिक दल एक आवाज में कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और हमें एकजुट होकर इस तानाशाही सरकार का सामना और तानाशाही सरकार का मुकाबला थे अभी जयराम रमेश को और साफ साफ कह रहे थे कि पहले 18 दल 18 से अब 19 हो गए और इस तानाशाही सरकार के खिलाफ हम सब एकजुट हैं। ये तमाम बातें यहाँ रखते हुए जयराम रमेश यानी विपक्ष का कुनबा बढ़ रहा है और इसके साथ साथ बीजेपी के लिए मुश्किलें भी बढ़ रही हैं, चुनौतियां बढ़ रही हैं। देश के अलावा अब अमेरिका के रवैये को देखकर भी बीजेपी परेशान हो सकती है, क्योंकि अमेरिकी विदेश विभाग के मुख्य उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा है कि राहुल गांधी के मामले में अमेरिका निगरानी कर रहा है। और वेदांत पटेल का यह भी कहना है कि द्विपक्षीय रिश्ते में विपक्षी दलों के नेताओं से संपर्क भी हमारा सामान्य मानक है, यानी ये अमेरिकी विदेश नीति का तरीका है कि वो द्विपक्षीय संबंधों में केवल सत्ता पक्ष से ही नहीं बल्कि विपक्ष के नेताओं से भी संबंध बनाकर रखता है। अब बीजेपी चाहे तो इसमें भी गांधी परिवार को दोषी ठहरा दे या इसे देश का अपमान बता दे, क्योंकि बीजेपी के नेता अब तक यही कह रहे हैं। राहुल गांधी से मोदी सरनेम को लेकर दूसरी तरफ ओबीसी समुदाय के अपमान का नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश हो रही है और राहुल गांधी से कहा जा रहा है कि वो ओबीसी समुदाय से माफी मांगे। आज ही संसद में बीजेपी के ओबीसी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया और राहुल गांधी से उनकी मोदी सरनेम पर टिप्पणी पर माफी मांगने की मांग की।
जरा गौर फरमाइए कि जिस मामले पर राहुल गांधी को अदालत सजा दे चुकी है, उसी मामले पर अब बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए। यहां सीधा सवाल यह है कि क्या इस तरह की मांग करके बीजेपी सांसद खुद को अदालत से ऊपर नहीं दिखा रहे? आज स्मृति ईरानी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर पीएम मोदी और ओबीसी के अपमान का आरोप लगाया है। तो राहुल गांधी के लिए बीजेपी का इस तरह हमलावर होना और उनके बयान को देश के अपमान से जोड़ना और बात आगे बढ़ाते हुए पिछड़ों और दलितों तक ले जाना, यही दिखाता है कि बीजेपी किसी भी तरह राहुल गांधी को निशाने पर लेती रहना चाहती है, ताकि जनता का सारा ध्यान राहुल गांधी बनाम बीजेपी पर केंद्रित रहे और इस बीच जो तमाम जरूरी मुद्दे हैं उन पर कोई बात ही ना हो। वैसे आज पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कहा है कि उन्होंने गुजरात चुनाव के दौरान ही कहा था कि बीजेपी और चुनाव जीतती जाएगी, यानी जैसे जैसे चुनाव जीतती जाएगी और ये विरोध प्रदर्शन वैसे वैसे तीव्र होते जाएंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पार्टी को और ज्यादा तीव्र और निचले स्तर के हमलों का सामना करना पड़ेगा। यानी पीएम मोदी एक बार फिर विक्टिम कार्ड निकालने की तैयारी कर चुके हैं। राहुल गांधी केवल अडानी मामले पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। कांग्रेस इस मुद्दे पर जेपीसी की मांग कर रही है, लेकिन विपक्ष के विरोध को कभी ओबीसी के अपमान से जोड़ना तो कभी अपने ऊपर हमला बताना, दरअसल ऐसी ही राजनीति बीजेपी कर रही है। यह साफ यहां झलक रहा है, दिखाई दे रहा है और यह सिलसिला शायद चुनावों तक चल सकता है। यानी आप सब इंतजार कीजिए 2024 का चुनाव जब तक खत्म ना हो जाए, यानी कि लगभग साल सवा साल तक आप इंतजार कीजिए और ऐसे तमाशे आप देखते जाएंगे, कभी सत्ता पक्ष की तरफ से, कभी विपक्ष की तरफ से, क्योंकि सत्ता पक्ष की बात यहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण है और बीजेपी किसी भी तरह चुनावों में असल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाकर इसी तरह के मुद्दों पर लाने की कोशिश करेगी, ये भी साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती इस समय विपक्ष की एकता है। अब तो खबर यह भी आ रही है कि विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। सोमवार यानी 3 अप्रैल को हो सकता है कि विपक्ष जो है, विपक्षी दल ओम बिरला के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। आप जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव में कम से कम 50 सांसद साथ होने चाहिए और आज जो स्थिति दिखाई दे रही है, ये 50 सांसद तो मिल ही जाएंगे। विपक्षी दल एक साथ इतने आ गए हैं, 19 दल एक साथ हैं। तो और इधर दूसरी तरफ आज अभी जब ये चर्चा हम कर रहे हैं तो आज ही शाम को दिल्ली के लाल किले के पास कांग्रेस के नेता मशाल शांति मार्च के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया। तो बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। आइए दोस्तों, ये जो बहुत कुछ हो रहा है उसी पर चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बीजेपी की पुरानी रणनीतियां फेल हो जाएंगी जो अभी तक चल रही थी, और विपक्ष का बढ़ता कुनबा क्या बीजेपी के लिए चुनौती बनेगा या चेतावनी देगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर से अडानी के मामले पर पीएम नरेंद्र मोदी को घेरते नजर आए। आगे बढ़ें उससे पहले जरा सुन लेते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अचानक से बदले से क्यों नजर आ रहे हैं। जरा ये सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं, अडानी मामले पर पीएम मोदी को कैसे जोड़ रहे हैं और घेर रहे हैं। सुनिए। मैंने कहा फिर मामला क्या है? तो कहता है जी अडानी तो केवल फ्रंट है, अडानी में सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। कहते हैं अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है, अडानी केवल फ्रंट है, अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है। उसको 10%, 15%, 20% इतनी कमीशन मिलती है, बाकी सारा का सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अगर कल को जांच हो गई, जेपीसी बैठ गई, ईडी की जांच हो गई, सीबीआई की जांच हो गई, तो अडानी नहीं डूबेगा, मोदी जी डूबेंगे। जिस दिन अडानी डूबा उस दिन मोदी जी डूबेंगे।
तो सुन रहे थे आप, जिस दिन अडानी डूबा उस दिन मोदी जी डूबेंगे। चलिए, कौन डूबेगा कौन बाहर निकलेगा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। इस वक्त देखिए स्क्रीन पे 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। जयशंकर गुप्ता जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कश्मीर से लौट के आए हैं। जयशंकर जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर बाद एक और साथी जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और दिन भर कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि लग रहा है कि आज ही चुनाव है। बिल्कुल 2024 के चुनाव की रणभेड़ी जैसे कहें कि वो बज चुकी है और घटनाक्रम उसी हिसाब से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी को कभी चिट्ठी मिलती है, कभी राहुल गांधी खुद चिट्ठी लिखते हैं, कभी राहुल गांधी खुद अपनी माता जी को बगल की सीट पर बैठाकर निकलते हैं मीटिंग में जाने के लिए, लेकिन अगले ही पल उनके बारे में लिख दिया जाता है कि जिस गाड़ी में वो जा रहे हैं उस गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है और उसके लिए उन पर फाइन होने चाहिए। तो ये तमाम चीजें, यानी वहां भी एक नोटिस का इंतजार अभी राहुल गांधी को करना है। तो बहुत कुछ घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता हुआ कांग्रेस के नेता पहुंचते हैं लाल किले पर और वहां से मशाल जुलूस निकालना चाहते हैं, लेकिन वहां वो हिरासत में ले लिए जाते हैं। नाराज होते हैं शिवसेना के सांसद, क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं और गांधी कभी माफी नहीं मांगता। और इस नैरेटिव को सेट करने की कोशिश में बीजेपी के लोग और उनके साथी मीडियागण, लेकिन उसके साथ ही इसी बीच एक मीटिंग हो जाती है, लंबी मीटिंग हो जाती है संजय राउत और राहुल गांधी के बीच, और ये मसला भी बिल्कुल टाइम फिस। तो आखिर चल क्या रहा है? क्या यहां फ्रंट फुट पर अब विपक्षी दल हैं 19 जो विपक्षी दल हैं, उनका कुनबा है वो इतना बड़ा हो गया है कि अब सीधे मोदी जी और उनकी पार्टी को चुनौती दे पाए? बहुत कुछ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आना चाहता हूं मीनू जी आपके पास। मीनू जी, किस रूप में देखा जाए पूरे घटनाक्रम पर, पहली प्रतिक्रिया आपकी। राजीव जी, जो विपक्षी दल साथ आए हैं, देखिए सीधी सी बात है, सबको खतरा बिल्कुल सिर के ऊपर आ चुका है, नाक से ऊपर पानी अब जा रहा है उनके, और भलाई उन सबको इसी में नजर आ रही है कि भाई आइदर यू हैंग आउट टुगेदर और यू विल बी हैंग टुगेदर। जो मैंने पहले भी कहा था कि या तो साथ साथ घूमते फिरते नजर आओ, और अगर अकेले अकेले चलोगे तो लटका दिए जाओगे। तो ये चीज सब विपक्षी दलों को समझ में आ गई है, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए आज भी भाजपा के पास केवल 37 वोट है। जो आम चुनाव की बात करें, संसद की बात करें, तो उसमें 37% वोट है। 63% वोट अभी भी उन लोगों के पास है, वो लोग हैं 63% जो कि भाजपा की या मोदी की आइडियोलॉजी से सहमति नहीं रखते हैं। तो अगर ये सारे दल, इसमें सभी दल जो 63% के जो दल हैं, अगर वो साथ आ जाते हैं तो भाजपा को बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना 2024 में करना पड़ेगा। अब ये जो मशाल जुलूस को रोकने वाली बात है, उससे पहले जो एक सीरीज चल रही है कि बोलने नहीं दिया जा रहा है, माइक ऑफ कर दिया जा रहा है विपक्ष का संसद में, अगर बोल भी गए हैं तो उनकी स्पीच को उस संसद के रिकॉर्ड से डिलीट कर दिया जाता है। अगर और जो भी कुछ, मतलब जैसे अब ये मनहानि का केस था, उसमें इतनी अफरा तफरी की, तुरंत उसको राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करे, उसके दिन अगले दिन उसको घर खाली करने का नोटिस दे दे, और मुझे अब लगता है कि शायद उनकी सिक्योरिटी को भी वापस लेने की कोई कवायद ये मोदी सरकार कर सकती है, क्योंकि जिस बदहवासी में मोदी सरकार है इस वक्त, वो कुछ भी कर सकती है। विवेक थोड़ा उसमें कुंद हो जाता है ऐसी स्थिति में, तो उसमें जो भी कुछ करेंगे ये, तो वो राहुल गांधी के उस स्टेटमेंट को एंडोर्स करेंगे, उसकी ताकीद करेंगे जो उन्होंने कैम्ब्रिज में कहा था कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। अब ये जो मशाल जुलूस में आपको क्या प्रॉब्लम है? जो लोकतंत्र अगर देश के अंदर है, तो लोकतंत्र में अपने विरोध का प्रकट करने का, शांतिपूर्ण ढंग से प्रकट करने का हर व्यक्ति को अधिकार है। तो मशाल जुलूस में अगर, और उसमें देखिए आप सारे विपक्षी दल हैं साथ में, तो उसमें जो अगर आप ये करेंगे
तो डेफिनेटली जनता को मन में सवाल अचानक अपने आप ही उठेगा। इसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि भाई ये क्या हुआ। एक तो ये मशाल जुलूस निकल रहा था, रोकने की क्या वजह थी इसको, तो उसमें जनता के दिमाग में सवाल उठता है। अब इसमें यहाँ विपक्ष की बात आती है कि वो कितने समझदारी से उसको पहुंचाते हैं। अब इसमें थोड़ी जनता भी हमारे आजकल नशे में पड़ी हुई है। अभी जैसे आप इजराइल में देखिए क्या हो रहा है। इजराइल में बिल्कुल वही मुद्दा है जो हमारे यहाँ हो रहा है कि न्यायपालिका को अपने कब्जे में लेने की कवायद सरकार के द्वारा, वहां पे भी वही हो रही है। लेकिन वहां की जनता वो फिलिस्तीन के मामले में कितनी भी अंधी हो, उनको फिलिस्तीनियों के नहीं नजर आते, लेकिन वो अपने अधिकारों के प्रति बिल्कुल सजग है। और जनता ने इस वक्त फिलिस्तीन के राष्ट्रपति को घर छोड़ के भागना पड़ा, नेतन्याहू को। तो वहां पे जनता सड़कों पे, आप विजुअल्स देखिए, भयानक भीड़ सड़कों पे, बड़े बड़े अफसर और बड़े बड़े नेता वहां सड़क के ऊपर आ गए अपना विरोध जाहिर करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको वो अपने देश के लोकतंत्र के प्रति सजग हैं, जो कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल एब्सेंस है उस चीज की। और इसीलिए यहाँ के विपक्ष को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जनता तक ये बात पहुंचाने के लिए। अब देखिए अडानी का जो मुद्दा है, ये मोदी जी के लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब है, कमजोर कड़ी है, दुखती रग है मोदी जी की। और इस बात को जो आपने अभी अरविंद केजरीवाल की जो क्लिपिंग दिखाई है, अरविंद केजरीवाल भाग गए हैं कि दिस इज द ओनली मुद्दा कि जिस पे मोदी जी को घेरा जा सकता है। और उन्होंने जिन शब्दों में जो उन्होंने पूरा आख्यान नैरेटिव सेट करा है अपने वहां, नंबर एक उनकी होशियारी देखिए कि उन्होंने क्या किया अपनी विधानसभा में बोले, वो जिसके ऊपर बाहर कार्यवाही कुछ नहीं हो सकती, कुछ भी बोले। और उन्होंने पूरा डिटेल रख दिया है। इनफैक्ट उन्होंने एक विपक्ष के लिए एक अच्छा सा एक स्टेज सेट कर दिया कि भी आ जाओ अब इस तरफ बढ़ चले। और ये जो अडानी का ही एक ऐसा मुद्दा है, देखिए बाकी कोई मुद्दा मोदी जी के ऊपर ना असर कर रहा है और ना चिपक रहा है। अब इसको जनता तक पहुंचाया जाना बहुत जरूरी है। जैसे अभी नई एक ईपीएफ की बात आई है कि उसका पैसा भी लगा दिया गया है इसमें, तो वो मोदी जी को ये सोचना पड़ेगा। और इसमें तीसरी एक बात जो अमेरिकन जो रिस्पांस आया है, तो देखिए अमेरिका के देखने का मतलब, कोट अनकोट देखने का एक मतलब होता है। अमेरिका जो कह रहा है, देखना मतलब ऐसे उसे देख रहे हैं कि हम मुद्दे पे नजर रखे हुए देख रहे हैं हम। और देखने के लिए उन्होंने अपना एक एम्बेसडर 2 साल बाद नियुक्त कर दिया है यहाँ पे, एरिक गार्सेटी। तो अब वो रोजमर्रा की देखेंगे इनकी कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो अब जो है विपक्ष को जो ये एकता जो इकट्ठे हुए हैं वो राहुल गांधी के मुद्दे पे हुए हैं या जिस भी कारण से हुए हैं, जो उनको खतरे नजर आ रहे हैं अपने ऊपर भी, तो इस एकता को समहाउ और अदर, जो जैसे कि संजय राउत मिले, उन्होंने 1-to-1 मीटिंग की, उसमें जो भी कुछ उनका आपस में बातचीत हुई होगी, डेफिनेटली कोई इसी मुद्दे पे, सावरकर मुद्दे पे ही कोई हल निकालने की उनकी कोशिश हुई होगी। तो इस चीज को जो सभी पार्टियां हैं उनको अपने अपने कॉर्नर्स को राउंड करना पड़ेगा। आप नुकीले कॉर्नर लेके नहीं चल पाएंगे इस वक्त। अब जिस तरीके से आप यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं किसी एक मुद्दे पे, आपको फ्यूचर में भी अगर विपक्षी एकता बनानी है तो आपको इकट्ठे होना पड़ेगा। और ये ही इस टाइम वक्त का तकाजा है। जी, राहुल गांधी जाते हैं विदेश, खासकर इंग्लैंड पहुंचते हैं और वहां जो बातें करते हैं, लोकतंत्र पर बात रखते हैं। और इसके बाद यहां देश में जो कुछ चलता है आप सब जान रहे हैं। वहां से ही राहुल गांधी की खिंचाई शुरू होती है और धीरे धीरे पहुंच जाते हैं राहुल गांधी उस मुकाम पे जहां अदालत से उनको 2 साल की सजा हो जाती है। राहुल गांधी इससे पहले, विदेश जाने से पहले आपको याद होगा कि 7 फरवरी को उन्होंने भाषण दिया था संसद में। और उस भाषण में, हालांकि वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो उस समय चर्चा चल रही थी, उस चर्चा के दौरान कांग्रेस की तरफ से उनका भाषण था। उस भाषण में पूरा का पूरा मसला वो अडानी और मोदी के संबंधों पर लेके आए थे। 55 मिनट लगभग भाषण, और उस भाषण के बाद जो कुछ देश में हुआ वो भी हम देख रहे हैं। फिर जाते हैं विदेश, वहां भी भाषण देते हैं, वहां भी जो कुछ होता है वो देख रहे हैं। लगातार राहुल गांधी सुर्खियों में है, साफ कहें तो। और राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही देश की राजनीति पिछले 6 महीने से चल रही है, ये भी आप मानकर चलिए। इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द तो पिछले 9 साल से देश की राजनीति चलती रही। बीजेपी जैसा चाही वैसी ढंग से
पिच बनाती रही, लेकिन अब परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। और जैसे ही राहुल गांधी को लोकसभा से बाहर किया गया, यानी डिस्क्वालीफाई किया गया, उसके बाद से कुनबा जो है वो बढ़ गया। इस कदर बढ़ा कि अब अरविंद केजरीवाल जो धुरविरोधी कहलाते थे कांग्रेस के, वो भी कांग्रेस के साथ और उनके पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल न सिर्फ बाहर बल्कि अंदर यानी विधानसभा के अंदर वो जो बातें रख रहे हैं वो कार्यवाही में, रिकॉर्ड में हमेशा के लिए दर्ज हो रही हैं। अगर हमेशा के लिए आप लोकसभा में के रिकॉर्ड में दर्ज मत करवाइए, लेकिन अगर दिल्ली विधानसभा में कुछ चीजें रिकॉर्ड में दर्ज हो रही हैं, मोदी जी अदानी जी के संबंधों पर दर्ज हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं मायने रखती हैं ये बातें। तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कर रहा है और यही कुनबा इनका बढ़ता जा रहा है। क्या राहुल गांधी, लेकिन उसके साथ साथ राहुल गांधी ने जो चिट्ठी लिखी है घर खाली करने का जो आदेश उनको मिला, उस आदेश के बाद इन्होंने जो उसको रिप्लाई भेजा है, उसको प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आप भी पढ़े होंगे। बहुत लंबी चिट्ठी नहीं है, लेकिन चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण है और वो साफ साफ कह रहे हैं कि आपका जो आदेश है उसका मैं पालन करूंगा और समय अवधि के अंदर घर को खाली कर दूंगा। इसके बाद कल हमारे साथी दीपक पाचपोर जी इसी मंच पे कह रहे थे कि लाइन लग जाएगी, राहुल गांधी अगर आज कह दें कि मैं खाली करूंगा तो लाइन लग जाएगी। बहुत लोग कहेंगे कि हम अपने घर में आपको ले आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। हमारे इसी इस पे थोड़ा समय ले रहा हूं आप लोगों का। कमेंट बॉक्स में ही कई लोग और हमारे एक साथी जो ज्वाइन बटन जिनके पास है, जे साहब जो हैं, वो भी कल लिख रहे थे कि मैं अपना 20-22 एकड़ जमीन दे दूंगा, राहुल गांधी उस पर बंगला बना लें। तो देखिए, सब अपनी तरफ से राहुल गांधी के लिए तैयार हैं, राहुल गांधी की चुनौतियों के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन राहुल गांधी कितनी तैयारियों के साथ हैं, या ये जाना जाए, ये समझा जाए, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, अब आता हूं सवाल पे, कि जो विपक्ष का साथ मिला है, ये क्या एक दूसरी दिशा में देश की राजनीति को लेके जा रहा है? दूसरी दिशा में, जहां आज मोदी जी का जो भाषण है, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच, अपने संसदीय दल के नेताओं के बीच जो उन्होंने भाषण दिया, उस भाषण में उनका कहना है कि मैं पहले से आप लोगों को कह चुका था कि हमारे ऊपर प्रहार बढ़ेगा, राजनीति निचले स्तर तक जाएगी, यानी कहीं न कहीं फिर से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है। आप याद कीजिए, ऐसा ही भाषण कुछ दिन पहले पिछले साल प्रधानमंत्री दे चुके हैं। और जब कुछ नजर नहीं आता है तो राजनेता खासकर ऐसे ही करते हैं कि वो विक्टिम कार्ड पे चले आते हैं। क्या हम फिर से एक विक्टिम कार्ड को यहां खेलते हुए देख रहे हैं? और थोड़ा पैरेलली इन दोनों की पर रोशनी डालिए, एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ पीएम मोदी। देखिए राजीव जी, ये कोई विक्टिम कार्ड की बात इस समय नहीं है। मुझे लगता हूं, एक कल्पना करता हूं, एक व्यक्ति जेब काटने के लिए गया, जेब काटने गया, उसका मन हुआ कि मैं चोरी भी क्यों ना कर लूं, फिर उसका मन हुआ कि मैं डकैती भी क्यों ना कर लूं, फिर उसने कहा अब डकैती हो गई, देख लिया, अब इसका मर्डर कर देता हूं। ये आज हो रहा है। देखिए, एक घटना नहीं है, अडानी की घटना एक नहीं है। एक तो ये चिल्कुल अरविंद केजरीवाल ने कहा, ये हम लोग बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि वास्तविकता में अडानी का पैसा है ही नहीं, वो तो मुखौटा है, पैसा तो बाकी गुजरातियों का है। ये तो हम लोग बहुत दिन से डिस्कस कर रहे हैं। अब दूसरे पे आइए। अब इससे बड़ा केस है किरण भाई पटेल का, कश्मीर के अंदर सेंसिटिव एरिया, तो वहां के वरिष्ठ सेनाधिकारियों से और अधिकारियों से मिलना, ये उससे भी गंभीर मसला है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। अब आइए तीसरे केस में, हमारे मनोज सिन्हा साहब जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं खुलेआम। अगर राहुल गांधी ने एक बात कही तो मनोज सिन्हा को जेल क्यों ना भेजा जाए? मनोज सिन्हा को राज्यपाल के पद से आप क्यों नहीं हटाते हैं? तो देखिए, और सारे मुद्दे देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार वाले, वेस्ट बंगाल वाले, तमिलनाडु वाले ये सोच रहे होंगे, मैं कोई अवमानना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो सारे गुजरात के क्यों होते हैं? अगर काशी कॉरिडोर भी बनता है तो वहां पे गुजरातियों के होटल क्यों खुलते हैं? वहां पे जो हमारे बनारस के लोग हैं, काशी के लोग हैं, प्रयाग के लोग हैं, उनके होटल क्यों नहीं खुलते? तो देखिए, वास्तविकता में अब जो पूरा परिचक्र है वो बदल गया है। और इस समय राहुल गांधी, देखिए एक और घटनाक्रम हो रहा है, आपने गिनाया कि 19 हो गए, 18 हो गए, 20 हो गए, अभी कम से कम 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। और एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं, चौधरी वीरेंद्र सिंह का आपने नाम सुना होगा। चौधरी छोटू राम के दौहित्र हैं, और चौधरी छोटू राम जो हैं वो हरियाणा के और जाटों के सबसे, आज तक के सबसे बड़े नेता हैं। चौधरी छोटू राम, चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल। चौधरी छोटू राम सबसे पूज्य माने जाते हैं उनकी बिरादरी में। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जो आप लिया है आज, जो उन्होंने कहा है
कि, और ये पता चल गया उनका बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और बहुत सर्वमान्य नेता हैं वो, और वो अब कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। देखिए अभी कम से कम 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं, क्योंकि बीजेपी के जो बड़े बड़े भक्त हैं मुझसे कह रहे हैं कि अपने को ले डूबा, हमें भी ले डूबा। अब इन लोगों ने तो व्हाट्सएप में पोस्टें कर दी, इन्होंने तो धार्मिक विद्वेष फैला दिया, इन्होंने तो जो गलतियां करनी थी कर दी। अब इनको यह समझ में आ रहा है कि साल भर के बाद अगर ईडी इनके घर पे दरवाजे में नॉक करेगी तो ये क्या जवाब देंगे। देखिए ये हिस्ट्री में चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, ये आज अगले 1 साल, देखिए अब परिदृश्य बदल नहीं रहा है, बदल गया है। और राहुल गांधी वास्तविकता में आज की तारीख में, मैंने सुबह डाला भी था फेसबुक पोस्ट पे अपनी, अब किसी को बुरा लगा हो, मानना हुई हो तो हुई हो, वास्तविकता में जो ये आपके लोग हैं जिनको कायर कहा गया था, कायर दिख नहीं रहे हैं, व्हाट्सएप से भी गायब हैं, फेसबुक से भी गायब हैं। अब फेसबुक और व्हाट्सएप पे केवल देशभक्त दिख रहे हैं, राष्ट्रभक्त दिख रहे हैं, महात्मा गांधी के पुजारी दिख रहे हैं, महात्मा गांधी को प्रेम करने वाले, सादर नमस्कार करने वाले, उनको नमन करने वाले दिख रहे हैं। मनोज सिन्हा ने अपनी थू करा ली है, किरण भाई पटेल ने पूरे गुजरात के माथे पे कलंक लगा दिया है, अडानी ने, गौतम अडानी, ये अडानी ने कलंक लगा दिया है। अगर ये जांच करा लेते ये सारी स्थिति ना होती। इन्होंने अपने को चारों तरफ से इतने घेर लिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मोदी जी के सलाहकार लोग हैं वो राहुल गांधी से मिल गए हैं और मोदी जी को बदनाम करने में जुट गए हैं। अरे गांधी के खिलाफ, और गांधी के खिलाफ आप कह रहे हैं कि साहब उनका बैरिस्टर, अरे कौन दुनिया का 6ठी क्लास पास को भी पता है कि गांधी बैरिस्टर थे। अब इसमें अगर राज्यपाल कह रहे हैं और जो कि वहां पे बिल्कुल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो ये आग लगाने के लिए बैठे हैं। या हो सकता है मनोज सिन्हा भी कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हो, मुझे नहीं पता, या इस बात का बदला ले रहे हो कि कहां योगी जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया तो काशी विश्वनाथ टेम्पल में जाके मत्था टेक आए थे और ये धन्यवाद दिए आए थे कि अब मैं हवाई जहाज से उड़ूंगा और दिल्ली जाके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालूंगा, या तो उसका बदला ले रहे हैं। अरे इस प्रकार से मोदी जी की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ तो न करे मनोज सिन्हा, किरण भाई पटेल, मनोज सिन्हा तो चलिए उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन सारे के सारे 99% उसी स्टेट के हैं। तो ये तो एक देखिए अब स्थिति तो बिल्कुल क्लियर हो गई है। हम उत्तर प्रदेश और हरियाणा और बिहार वालों को देखिए अब ये तो समझ में आ रहा है कि ये देश जो है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का है, ये किसी एक प्रदेश की बपौती नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, किस रूप में देखा जाए, क्या आपको भी लगता है कि परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं या बदल गई हैं? लेकिन मैं 2-3 चीजें ये कहना चाहता हूं कि अभी तक मतलब इसका असर क्यों नहीं बहुत सामने आ रहा है। अलग अलग तरह की छुटपुट घटनाएं अलग अलग दिशाओं में हो रही है, अलग अलग मोर्चे पे हो रही है, विपक्षी दलों की मीटिंग हो रही है, बहुत सारी चीजें जो अपेक्षित हैं वो नहीं हो रही है, जो अनपेक्षित है वो भी हो रहा है। तो उसका एक बड़ा कारण ये है कि हमारा जो राजनीतिक विमर्श जो है और समीक्षा का जो तरीका है पिछले कुछ समय से वो बीजेपी केंद्रित रहा है। अभी जो भी घटनाएं होती थी पहले उस छोर से देखा जाता था। अभी हमारे समीक्षकों को, राजनीतिक पर्यवेक्षकों को या आम जनता को भी, या थोड़ा बहुत जो भी राजनीतिक विचारों में थोड़ा बहुत जो दखलंदाजी करते हैं, अभी उनको ये आदत नहीं हुई है तो चीजों को कांग्रेस के नजरिए से या विपक्ष के नजरिए से देखना शुरू करें। सही बात तो आप देखिए कि क्या 18 या 19 दलों का एक जगह इकट्ठा होना कोई छोटी मोटी बात है? बिल्कुल नहीं है। खासकर ऐसे समय में जिस समय भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की जो सत्ता है वो हर ऐसे तरीके अपना रही है कि जिसमें वो विपक्ष को कुचल कर रख दे। ये वही बीजेपी चाहती है जिसने शुरू किया था कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन अब उसके इरादे बढ़कर जो है वो विपक्ष मुक्त भारत के रूप में हो चुके हैं, स्थापित हो गया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने या मोदी ने या शाह ने या योगी आदित्यनाथ ने केवल कांग्रेस के लोगों को ही दमन किया है, ऐसा नहीं है। हर पार्टी के लोग अब तो जेल जा रहे हैं, हर पार्टी के लोग अब समझ रहे हैं कि हमें निश्चित रूप से इकट्ठा होना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा भी कहा जाए कि क्या ये केवल डर के कारण है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी को न केवल अपने अस्तित्व को बचा के रखना है, बल्कि वो बहुत सारे ऐसे लोगों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो एक निश्चित एस्पायरेशन जो होती है, कुछ लोगों की हो सकती है, बहुत लोगों की हो सकती है। तो उस अस्मिता को बचा के रखना, उनकी बातों को कहना, ये वो जानते हैं कि हमें बचे रहना बहुत आवश्यक है, तभी हम अपने प्रांत की, अपने जाति की, अपने समुदाय की या जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं उसकी बात को हम तभी कह सकेंगे। अब आप देखिए कि जो एक समय था
जब कांग्रेस के खिलाफ कुछ कहते हैं आप, तो आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपका कद बढ़ता जा रहा था। अब देखिए स्थिति बिल्कुल पलट गई है। स्थिति ये हो गई है कि अब आपको अगर आगे बढ़ना है, लोगों को अट्रैक्ट करना है, तो आपको भारतीय जनता पार्टी की जो निरंकुश और जो तानाशाही जो कार्य पद्धति, उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। जो आम आदमी पार्टी के नेता जिनको हमने विधानसभा में बोलते देखा, अरविंद केजरीवाल, उनके सुर अचानक बदले हैं। तो उसका कारण केवल ये नहीं है कि जो उनके दो मंत्री जो है वो जेलों में है, वे जान गए हैं कि हमको अगर दिल्ली प्रतिनिधि बन के रहना है भारतीय राजनीति में, और आगे भी अगर हमको बढ़ना है, उनकी तो एस्पायरेशन हर कोई जानता है, हर जगह चुनाव जाके लड़ रहे हैं विभिन्न राज्यों से। तो असली बात यह है कि आपको सबसे पहले अपना अस्तित्व तो बचाना ही है, और इस अस्तित्व को बचाने में अब उनको ये बात समझ में आ गई है कि इसका सहारा अगर हमें कोई मिल सकता है, कहीं मिल सकता है, तो कांग्रेस की उदार राजनीति ही है। कांग्रेस के साथ ही जाना बेहतर होगा, ये बात लोग अब समझ रहे हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो यूपीए के दौरान जो थे कांग्रेस के साथ थे, उनमें भी बहुत जल्दी ही कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं 2-3 बार कह चुका हूं कि कर्नाटक का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कर्नाटक के चुनाव में जो कुछ होगा, उसका जो असर होगा, वो समझिए कि एक तरह से मुहर लग जाएगी कि 2024 किसके किसके बीच मुख्य रूप से लड़ा जाएगा। ये बात तो सही है कि कांग्रेस के और बीजेपी के बीच ही लड़ा जाएगा, लेकिन क्या कांग्रेस और संयुक्त विपक्ष के रूप में लड़ा जाएगा क्या, ये भी देखना जो है वो बहुत दिलचस्प होगा। और मुझे लगता है कि अभी जो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, अभी बहुत सारी चीजें इमर्ज हो रही है, एक तस्वीर अभी बन रही है। जैसा कि मैंने पहले भी एक आध बार अपनी व्यक्तिगत बातचीत में कहा था कि दरअसल मूर्ति अभी बन रही है, अभी लोगों को पता नहीं कि मूर्ति जो है ये अभी हम उसे बीच में देख रहे हैं। हमें नहीं पता कि ये मूर्ति जब अंतिम रूप लेगी तो ये किस देवी की होगी या किस देवता की होगी, अभी एक ढांचा देख रहे हैं। तो ढांचा बहुत शक्तिशाली बन चुका है और स्पष्ट दिख रहा है, विजिबल है, और ये बात तो निश्चित है कि कोई ना कोई मूर्ति, कोई ना कोई तस्वीर उभर रही है, और वो कोई ना कोई एक निश्चित शेप लेगी, एक आकार लेगी, एक रूप लेगी। ये बात बहुत स्पष्ट है। सारी चीजों को आप उसी एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में भी देखने की जरूरत है, और उसको बहुत ही माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखने की भी जरूरत है। कुल जमा बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और इसके कारण अगर बीजेपी में घबराहट है तो निश्चित रूप से उसके और बहुत सारे हमको उसके नतीजे देखने को मिलेंगे उनकी हरकतों के द्वारा, उनकी कार्य के द्वारा। जैसे बंगला खाली करा देना, मुझे नहीं लगता कि पिछले 70-75 साल की राजनीति में किसी भी सरकार ने इतने नीचे जाके किसी के साथ व्यवहार किया होगा कि आपने 1 महीने के अंदर उनको बंगला खाली करने के लिए कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उसका पक्षधर भी नहीं हूं, छोड़ देना चाहिए, उसका कोई बहुत फर्क भी नहीं पड़ेगा, वो छोड़ ही देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक मानसिकता दिखाती है कि आप अपने राजनीतिक विरोधियों को किस स्तर पे देख रहे हैं। ये हम ही नहीं देख रहे, बाकी विपक्षी दल भी देख रहे हैं, तो इसका असर तो होगा। और वो जान गए कि अगर हमें आगे बढ़ना है, बचे रहना है, आगे बढ़ने की बात छोड़िए, अभी तो बचे रहना है, तो इसके लिए आपको एक मजबूत पार्टी का सहारा चाहिए, और वो मजबूत पार्टी वही हो सकती है जो आपको बाहें फैलाकर और अपने उदार मन से गले लगाए, तो वो केवल कांग्रेस ही है। ये बात अब लोगों को समझ में आ गई है। राजीव जी। जी जयशंकर जी, राहुल गांधी के मामले पर ये जो पूरा जो कुछ भी चल रहा है, और इसकी शुरुआत से ही अगर देखें हम, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत जब से हुई और राहुल गांधी उसमें पैदल निकले, और उनके ऊपर, उनके जूते के ऊपर, उनके टी शर्ट के ऊपर अलग अलग बातें शुरू हुई, और वहाँ से लेकर के अब उनके बंगला खाली कराने तक, क्या लगता है आपको, बीजेपी फ्रंट फुट पे है या बैक फुट पे है? पूरा का पूरा मामला जरा आप समझाइए। जयशंकर जी शायद, जी जयशंकर जी आप सुन रहे थे। मैं यहाँ समझना चाहता हूँ आपके जरिए कि पूरे इस मसले पे, राहुल गांधी के मामले में, बीजेपी फ्रंट फुट पे है आज की तारीख में माना जाए, या बैक फुट पे जा चुकी है, जबकि एक बड़ा कुनबा आ चुका है राहुल गांधी के साथ। कई ऐसे दल आ चुके हैं जो अभी तक दूर दूर तक दिखाई नहीं देते थे, कांग्रेस के इर्द गिर्द भी दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब ये सब साथ साथ नजर आ रहे हैं। किस रूप में इसको देखा जाए, जरा आपका नजरिया इस पर समझना चाहता हूं। नहीं राजीव जी, बैक फुट पर तो क्या होगी बीजेपी का जो फासिस्ट चेहरा है वो फ्रंट फुट पे सामने आ गया है। तो उसको लग रहा है कि जिस तरह से विपक्ष हमको घेर रहा है, अडानी के मामले पे हो, चाहे और इशूज जो है जनता से जुड़े हुए सरोकारी इशूज हैं, जिसको राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में भी उठाया, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो,
इन सवालों पे उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो अब जवाब नहीं है तो फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे विपक्ष को एकदम क्रश किया जाए। अब उसकी तैयारी आप देखिए, चाहे वो बंगाल में हुआ हो, चाहे वो दिल्ली में हुआ हो, चाहे वो राहुल गांधी के साथ हो रहा हो। एग्रेशन एक अलग ढंग का एग्रेशन, मतलब एक तानाशाही प्रवृत्ति जो होती है, जिसको हमने कभी 70 के दशक में था, इंदिरा जी के जमाने में देखा था कि वो अपने को जेपी आंदोलन कहिए या फिर बाकी सारे विपक्ष की एकजुटता को कहिए, उसको लेकर के एक तरह से उनके सामने कोई विकल्प नहीं रह गया लगता था, और उन्होंने एक एग्रेसिव कदम उठाया, आपातकाल के हवाले कर दिया था देश को। तो नरेंद्र मोदी के सामने भी लगभग उसी तरह की स्थितियां पैदा होते जा रही हैं। अब 2-3 बातें जैसे हो रही हैं, आपने शुरू में भी बताया कि साहब भाजपा के जो ओबीसी सांसद हैं, उन सांसदों ने गांधी जी की प्रतिमा के सामने जाकर के धरना प्रदर्शन किया और कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। तो अगर राहुल गांधी को माफी मांगना होता तो फिर वो सूरत की अदालत में ही जाकर के माफी मांग लिए होते। लेकिन माफी किस बात के लिए? भाई ये कहना कि भाई जो चोर है या जो भगोड़े हैं उनके सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं? भाजपा के सारे नेता, बड़े नेता जितने रहे हैं, वो बाकायदे ये कहते रहे हैं कि साहब हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है। ये बात तो लोग खुलेआम कहते थे, तो उन पर किसी ने क्यों करना चाहिए था। इस मामले में थोड़ी देखिए कांग्रेस की ये कमी रही है, कांग्रेस के नेताओं की कमी रही है कि जो बीजेपी के साथ होना चाहिए टिट फॉर टैट, जैसे जिस दिन स्मृति ईरानी ने कन्याकुमारी में राहुल गांधी की यात्रा के बाद जो बयान दिया कि साहब वो विवेकानंद की मूर्ति के पास नहीं गए, उन्होंने ये नहीं किया, जबकि वो वहां गए थे, वो बाकायदे उसकी तस्वीरें, उसका वीडियो वायरल हुआ था। उसी दिन स्मृति ईरानी के खिलाफ एक मुकदमा किसी कांग्रेस के आदमी को कर देना चाहिए था। जिस दिन उन्होंने कहा कि साहब वो आरती नहीं लिया, उन्होंने आरती नहीं किया, तो इस पर भी कांग्रेस के लोगों को चाहिए था कि एक मुकदमा ठोको कि आप हमारे नेता की छवि को धूमिल कर रहे हैं, उनकी छवि के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये सब काम इनको करना चाहिए था, नहीं किया इन लोगों ने। दूसरा ये है कि जैसे जितने मोदी लोगों के नाम लिए, तो 1-2 के नाम छोड़ दीजिए, तो बाकी सारे तो ओबीसी नहीं है, कोई उसमें ओबीसी नहीं है। अब ललित मोदी कहां से ओबीसी हो गया, मेहुल चौक से या नीरव मोदी कहां से ओबीसी हो गए, तो ये तो ओबीसी तो नहीं थे। लेकिन दूसरा यह है कि मैं बार बार इस पे सोशल मीडिया पर भी हमने सवाल किया कि भाई अगर आपका इतना ही ओबीसी प्रेम है, तो जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के डीएनए में खोट बता रहे थे और कह रहे थे कि इनके डीएनए की जांच कराना चाहिए, तो क्या वो ओबीसी का अपमान था कि नहीं था? जिस दिन अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री पद से हटे थे, तो मुख्यमंत्री निवास को गंगा जल से धुलवाया था, क्योंकि वहां पे एक अहिर का बेटा रहता था। तो ये ओबीसी का अपमान था कि नहीं था? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था, उनके गोत्र को लेकर के सवाल उठाया था, तो ये बदियों का अपमान था कि नहीं था? सारे इश्यूज इतने ऐसे रहे हैं, लेकिन अब इनके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा यह है, हमको सबसे बड़ा ताज्जुब यह रहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने जिस तरह से फैसला किया, जो कानून है उस कानून के तहत जिस दिन फैसला होता है, अगर 2 साल की सजा हो जाती है, उसी दिन सांसद की सदस्यता खत्म हो जाती है। लेकिन वो तो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई कि जज ने अपने फैसले के साथ 1 महीने का स्टे दिया और कहा कि उनको 1 महीने की जमानत है और 1 महीने के अंदर वो हायर कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। सूरत के सीजीएम चाहते तो उस दिन ऑर्डर कर सकते थे, भाई हो गया, मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब जाकर के लोकसभा अध्यक्ष को लिया गया, लोकसभा अध्यक्ष ने उसको कर दिया। इनको पता नहीं लोकसभा अध्यक्ष को इस कानून के बारे में मालूम है, लेकिन मालूम नहीं है। आपको राजीव जी मैं बताऊं, 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया था। उनकी लोकसभा का चुनाव जो था उसको रद्द करते हुए उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी और 6 साल चुनाव लड़ने पर रोक लगाई थी। लेकिन उसके साथ उन्होंने उनको अपने फैसले पर स्टे लगाते हुए कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाकर के इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, जस्टिस कृष्णा अय्यर थे साहब, उन्होंने अपने फैसले में कहा था कि इंदिरा गांधी सदस्य रह सकती हैं, लेकिन वो
सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती है, उनको वेतन नहीं मिल सकता है, मतदान नहीं कर सकती है, लेकिन सदस्य तो रह सकती है। अब सदस्य रह सकती है तो प्रधानमंत्री भी रह सकती है। तो इसी तरह से ये जो फैसला है, ये वाला जो है, इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी, लेकिन आओ देखा ना था और लोकसभा अध्यक्ष ने कर दिया। अब सब मान लीजिए आप कि कल को कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी या कोई और वकील जाकर के अपील करते हैं लोग सूरत के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ, और उस पे उनके फैसले को स्टे मिल जाता है और उसकी कार्रवाई होती है, और 1 महीने के अंदर अगर मान लीजिए फैसला इनके पक्ष में हो जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष क्या कर रहे हैं तब? इस पर तो कोई विचार ही नहीं कर रहा है। और आप सोचिए, मैं तो हंसता रहा कल कि साहब, मैं उस समय कश्मीर में था जब ये फैसला आया। हमने कहा कि बताइए, लोकसभा अध्यक्ष को 1.5 साल हो गया, प्रेस काउंसिल में 3 मेंबर नॉमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, वो उनके पास फुर्सत नहीं मिल रही है। और राहुल गांधी के मामले में 1 दिन का भी इंतजार नहीं हुआ, तुरंत उनकी मेंबरशिप उन्होंने रद्द कर दी है। तो अद्भुत खेल चल रहा है। मतलब जो कुछ भी जो हम करेंगे मनमानी, हमारा कोई मतलब नहीं, हमारे ऊपर कोई है नहीं, परम स्वतंत्र सिर पर प्रभु, उसके हिसाब से कुछ भी कर लीजिए, कानून, संविधान, व्याख्या जो आप करिए। दूसरी तरफ आप राजीव जी देखिए, जो किरण पटेल की बात कर रहे थे, अभी हमारे मित्र कर रहे थे, मैं तो था कश्मीर में, मैंने लोगों से वहां सवाल किया हूं, ब्यूरोक्रेट्स के साथ सवाल किया। हमने कहा कि भाई, एक आदमी आया यहां पर, जैसे मैं भी आया हूं, तो मुझे तो प्रेस काउंसिल ने आपको 15 दिन पहले, 20 दिन पहले बता दिया कि हम जा रहे हैं और आपको ये सब करना है, इंतजाम करना है, मिलवाना है लोगों से, क्या क्या करना है। लेकिन हमारे पास रोज इंटेलिजेंस से के लोग आके पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, और क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सारी बातें हो रही है। हमको तो ये विजिटिंग कार्ड या ये देख करके तो आप जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं। तो किरण पटेल को कैसे दे दिया? और किरण पटेल का जो विजिटिंग कार्ड है राजीव जी, उसको थोड़ा अगर गहराई से देखा जाए तो उसमें इतनी गलतियां हैं। हमने पूछा उनके अफसर से, हमने कहा कि भाई, जनपथ रोड है क्या दिल्ली में? कोई जनपथ है, राजपथ है, जनपथ रोड तो नहीं होता है कुछ भी। तो उन्होंने अपना एड्रेस लिखा है मीनाबाग, अपोजिट विज्ञान भवन, 34 मीनाबाग का पता दिखते हुए अपोजिट मीनाबाग लिखा हुआ है। फिर पीएमओ जनपथ रोड, पीएमओ कहां से जनपथ रोड पे आ गया भाई? पीएमओ तो साउथ ब्लॉक में है। हमने कश्मीर के लोगों से, अधिकारियों से पूछा, क्या आपको ये पता नहीं है? कैसे कर दिया आपने? इसका मतलब कहीं ना कहीं ऊपर से आपके पास आया था, कहा नहीं चूक हो गई वो लोअर लेवल पर। हमने कहा लोअर लेवल पे ऐसा जेड प्लस सिक्योरिटी दे देंगे क्या किसी को भी? जेड प्लस सिक्योरिटी जब तक गृह मंत्रालय के यहां से नहीं आता है कुछ फरमान, तब तक आप किसी को ऐसे दे ही नहीं सकते हैं। तो लोग हंसने लगे थे। अब इसके बाद की बात आप समझ सकते हैं। किरण पटेल की तस्वीरें हमने देखी है सोशल मीडिया में, गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ, उनकी पत्नी और बच्ची की तस्वीर देखा प्रधानमंत्री जी के साथ, भाजपा की उनकी सदस्यता हमने सोशल मीडिया पर देखी है, तो भाजपा के सदस्य भी है। लेकिन अब उस मामले को दबाया जा रहा है। अब किरण पटेल की चर्चा भी नहीं हो रही है। सवाल यह है, हम उस इलाके से गुजरते हुए गए थे जहां पुलवामा अटैक हुआ था, तो बल्कि हमने वहां के लोकेशन पे थोड़ा पता करने की कोशिश की कि कैसे कारवां जा रहा था और कैसे कोई गाड़ी आकर के उस टकरा गई और पूरा का पूरा ब्लास्ट हो गया था। जब सीआरपीएफ की बटालियन चलती है, बीएसएफ के लोग चलते हैं, तो पूरा रास्ता ही एकदम सैनिटाइज कर दिया जाता है। कोई गाड़ी कहीं चहल पहल, सारा ट्रैफिक रोक दिया जाता है। तो गाड़ी कैसे आ गई? तो किसी ने हंस के कहा कि तो किरण पटेल कैसे आ गए? तो हो सकता है इसमें कोई ना कोई एक संबंध हो। तो मतलब इस तरह से जो कोशिश हो रही है, ले जाने की हो रही है देश को। अब उसमें सबसे अच्छी बात जो है विपक्ष की एकजुटता का है जी। राजीव जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा इसमें। विपक्ष तो पहले भी कोशिश में था कि एकजुट हो, लेकिन यह जिम्मेदारी कांग्रेस और राहुल गांधी की है, सोनिया गांधी की है। विपक्ष का साथ आना महत्वपूर्ण नहीं है, विपक्ष को साथ लेकर चलना महत्वपूर्ण है। कांग्रेस आज अगर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, हालांकि उसकी अभी वो हैसियत नहीं है जो पहले कभी रहती थी, आज वो 50 सांसदों की पार्टी है, तो उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि सारे विपक्ष के लोगों को एक साथ लेकर के एकजुट होकर के अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाए। जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हो, चाहे अडानी का मुद्दा हो, करप्शन का मुद्दा हो, इसको इशू बनाए, संसद से लेकर के सड़क तक बनाए। उसके लिए जैसे मैंने बार बार कहा है, कांग्रेस के लोगों को पता नहीं हमारी बातें समझ में आती है कि नहीं आती है। आपको यूपीए का एक्सटेंशन करना पड़ेगा।
या फिर कोई अपोजिशन की एक स्टीयरिंग कमेटी बनानी होगी। स्टीयरिंग कमेटी बना करके कभी भी कोई बात हो, कोई भी फैसला हो, सर्वसम्मति से मिलकर के सबकी राय लेकर के कि हाँ भाई अब हम इस दिशा में इस इशू के साथ आगे जाएंगे। अन्यथा अगर ये सोचे कि हाँ हमने फैसला कर लिया फॉलो में, तो फॉलो में करने वाले कोई है नहीं। सबकी अपनी अपनी दुकान है, अपना अपना अपनी राजनीति अपने ढंग से काम कर रहे हैं लोग, तो वो स्थिति तो नहीं बन सकती है। दूसरी बात जो शिवसेना की बात है, मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए। हम सब लोग मानते हैं कि सावरकर माफी वीर थे, माफी उन्होंने मांगा था, एक बार नहीं 3-3 बार माफी मांगा था। लेकिन अगर आपके साथ शिवसेना जुड़ी हुई है और शिवसेना की दुखती रग सावरकर है वहां पे, तो उसका भी ख्याल करना चाहिए। ये कह सकते हैं कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी कह सकते हैं कि मैं गांधी परिवार से हूं, माफी मांगना हमारी इसमें नहीं है, राजनीति में नहीं है, हमारी कैफियत में नहीं है, हम माफी नहीं मांगने वाले। अब इसमें सावरकर अनावश्यक रूप से बार बार घुसेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसको करना होगा वो सब जानते हैं, हम बोलने वाले हम बोलेंगे, अपने ढंग से बोलते ही बोलते रहे। तो लेकिन कांग्रेस का सुपर नेतृत्व जो है, मुझे लगता है इसी पर कुछ ऐसी बात इन लोगों के बीच हुई होगी, तभी संजय राउत आए होंगे बैठक में। मजबूरी में कोई नहीं आ रहा, मजबूरी नहीं है, लेकिन सबको इस बात का एहसास जरूर हो गया है कि जो आज राहुल गांधी के साथ हो रहा है, जो आज सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के साथ हो रहा है, जो आज तेजस्वी यादव के साथ हो रहा है, लालू यादव के परिवार के साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। रघुवीर साय जी थे ना, हमारे निर्माण के संपादक थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे, उन्होंने लिखा था वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, हम और आप ही होंगे, हम में से कोई भी हो सकता है। तो क्योंकि फासिस्ट जब अपनी नीति पे आगे बढ़ता है तो उसके दाएं बाएं कुछ वो देखता नहीं है, उसको बस यही नजर आता है कि कैसे हमारी सत्ता सुरक्षित रहेगी, कैसे आगे बढ़ेंगे हम। दूसरी बात यह है, नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने भाजपा को, कांग्रेस के लोगों को इसमें उलझा दिया है, अपोजिशन को इसमें उलझा दिया है, और खुद पूरे कर्नाटका का दौरा कर रहे हैं, कहीं यहां जाके कर रहे हैं। ये काम इसको भी समझना होगा अपोजिशन के लोगों को कि भाई चुनाव भी लड़ना होगा आपको, और चुनाव की राजनीति में से अभी में जाकर के आपको भी सड़क पर जाकर के एकजुट होना होगा। जो सच है आज की सरकार का जो सच है उसको लोगों के सामने लाना होगा। तो संघर्ष भी चुनाव भी दोनों को एक साथ जुड़ करके एकजुट कर करके और कांग्रेस उसको लीड करे, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। सारे लोग मिल करके लड़े, और जैसे है ना कि वो जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी। जिस राज्य में जो पार्टी जितनी बड़ी है तो थोड़ी पार्टी है तो उसको वहां पर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, या बड़े राजनीतिक दलों को भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके कुछ सीटें इधर उधर आपस में तय कर लेना होगा। लेकिन अभी वो बात की बात, अभी इस चुनाव में मेरे ख्याल से 1 साल का समय बाकी है, उसके पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव भी होंगे, मिजोरम के चुनाव भी होंगे। इन चुनावों में एक विपक्ष का एक एकजुट चेहरा अगर सामने आता है और उसके बाद उसी को आधार बना करके लोकसभा के चुनाव में भी एकजुट चुनौती अगर विपक्ष पेश करता है तो भाजपा को नाके चने चबाने पड़ेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इस बात का एहसास भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी हो गया है, उनको संचालन करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को भी हो गया है। इसी का फायदा अगर अपोजिशन उठा सकता है, लेकिन वही है कि सिर्फ अडानी करने से नहीं चलेगा, आपको जन सरोकार के इशूज को भी साथ में रखना होगा। महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, जिसपे इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, इस देश का व्यापारी जो जीएसटी के कारण परेशान है पूरे देश में। हम उत्तर प्रदेश में घूम के आए थे, हर किराना का व्यापारी जो है, छोटा दुकानदार है, वो सब जीएसटी का ऐसे खौफ बना हुआ है कि जैसे कल छापा पड़ेगा, कल ये आ जाएगी, कल कुर्की हो जाएगी, नीलामी हो जाएगी। इसको लेकर के पूरा का पूरा वैश्य समाज, दुकानदार समाज, ये सब। जयशंकर जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ रख रहे थे जयशंकर जी। और जो कुछ चल रहा है, हालांकि राहुल गांधी के बारे में अभी खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी अगला दौरा कर्नाटक का जब करने जा रहे हैं तो वहीं पर जाएंगे जहां उन्होंने पिछली दफ़ा 2019 के चुनाव में उन्होंने भाषण दिया था, और जिस भाषण के कारण उनको 2 साल की सज़ा हुई है। यानी कि कोलार जाने वाले हैं राहुल गांधी, और वहां से चुनावी सभा का मतलब आगाज़ तो कर चुके हैं ऑलरेडी, और एक अगली सभा करने वाले हैं। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, आपके पास किस रूप में देखते हैं आप? बहुत कुछ चल रहा है अमलेंदु जी, लेकिन साथ साथ क्या कुछ आने वाले समय में होने जा रहा है उस पर चर्चा करना चाह रहा हूं और समझना चाह रहा हूं कि जो
कांग्रेस क्या यहाँ जो कह रहे थे विजय शंकर जी कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस और विपक्षी दल दिल्ली में उलझकर रह जाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 1.5-2 महीने में जो 7 बार कर्नाटक का दौरा करके आ चुके हैं, उनके दौरे बढ़ते जाएं और वहां पे कुछ और गुल खिला दें बीजेपी के लोग और यहां ये हाथ मलते रह जाएं। क्या आज की तारीख में ऐसा संभव लग रहा है? हालांकि राहुल गांधी ऑलरेडी जा चुके हैं और ये अभियान शुरुआत हो चुकी है, जेडीएस के साथ बातचीत चल रही है, ये भी सुनने में आया है, यानी कि जेडीएस और कांग्रेस हो सकता है साथ में चुनाव लड़ें, तब क्या परिस्थिति होगी थोड़ा सा समझना चाहता हूं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, और खासकर इस हिसाब से भी कि सावरकर मुद्दा नहीं है, मुद्दा राजनीति है, और इस राजनीति को किस हिसाब से आप देखते हैं? एक तो राजीव जी, आपके आखिरी सवाल पे सबसे पहले आता हूं कि मुद्दा सावरकर बिल्कुल नहीं है, मुद्दा वास्तव में राजनीति है। और मैं जयशंकर जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि राहुल गांधी को सावरकर का नाम लेना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सावरकर का नाम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने भी कभी नहीं लिया, और सावरकर के जीते जीते आरएसएस ने कभी सावरकर का नाम नहीं लिया। और सावरकर का जो हिंदुत्व है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हिंदुत्व से अलग है एक तरीके से, बिल्कुल। तो इसलिए नहीं लेना चाहिए। अगर नाम लेना ही है तो माफी वीर बाला साहब देवरस का नाम लीजिए, जिन्होंने अनुशासन पर्व कहा आपातकाल को और माफी मांगी और 20 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन किया। तो कहिए कि मैं देवरस नहीं हूं, तो ये कहे फिर राहुल गांधी, फिर लोग देते हैं क्या जवाब देते हैं क्या नहीं देते हैं, तो ये बहस अब दूसरी तरफ चल जाएगी। तो राहुल गांधी जहां अटैक करते रहे अब तक आरएसएस के ऊपर, जो उनकी लाइन है असली, तो उस पिच पर जाके लौटे, फिर देखें भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या जवाब देते हैं क्या जवाब नहीं देते। तो ये तो है ये मुद्दा। हालांकि ये मुद्दा है ही नहीं कि कौन माफी वीर है कौन माफी वीर नहीं है, इतिहास में बहुत सी चीजें होती हैं। और जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो है पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं, जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के बंगाल में सरकार बनाई थी, तो यानी उस सन 47 से पहले गुनाह माफ कर दिए गए थे कि चलिए अब नए भारत में आप आ गए तो आपके गुनाह आपके साथ पीछे रह गए, तो वो गुनाह जो है वो छोड़े उनके, तो इधर जो है आके आगे नई राजनीति जो है शुरू की जाए एक तरीके से। दूसरा राजीव जी, जो कर्नाटक की बात है, मुझको लगता है कि अगर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक होता तो सुनने में आ रहा है कि येदियुरप्पा के घर पर शायद कोई हमला भी हुआ है। तो कम से कम ये तो ना हुआ होता। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है उसको समझ में आ गया है कि कर्नाटक जो है वो कहां जा रहा है। और सब बात छोड़ दीजिए, कर्नाटक के एक मंत्री का कुछ दिनों पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कहते हुए सुने गए थे कि वो किसी तरीके से सरकार चला रहे हैं, मतलब चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, किसी तरीके से सरकार चला रहे हैं। और बाद में मुख्यमंत्री ने उसको मतलब एक तरीके से समर्थन किया ये कह के कि वो परिप्रेक्ष्य दूसरा था। यानी ये नहीं कहा कि वो मंत्री की आवाज नहीं थी या वो गलत कह रहे थे मंत्री, ये कहा वो परिप्रेक्ष्य दूसरा था। तो यानी वो इंतजार कर रहे थे चुनाव का, किसी तरीके से चुनाव तक सरकार खींच के ले जाई जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी को अब ये समझ में आ गया है। दूसरा, अडानी बड़ा मुद्दा है और अडानी के साथ और मुद्दे भी साथ साथ हैं, क्योंकि बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसमें अडानी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये देश की संपत्तियां बेची ना जाती औने पौने दामों में अडानी को, अगर बैंकों का पैसा लेकर के राहुल क्या वो जो है नीरव मोदी और मेहुल चौकसी और क्या सब ये नहीं भागे होते यहां से, तो आज देश के अंदर बेरोजगारी की ये स्थिति नहीं होती। तो ये सारे मुद्दे जो है इस जल पे भी जो है निश्चित तौर से प्रयास करना होगा। अडानी बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, और बेरोजगारी का कारण जो है वो बैंकों का पैसा लूट करके विदेश भागने वाले लोग और अडानी को बेची जाने वाली संपत्तियां जो हैं, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि इसको लेकर के जनता के बीच जाना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि मोदी जी वहां भागेंगे, कर्नाटक भागते नहीं, अमित शाह जी भी वहां जा रहे हैं, राहुल गांधी भी हुआ है, आप फिर राहुल गांधी जा रहे हैं, लेकिन वहां कांग्रेस के पास दो मजबूत नेता हैं और जो उनके बीच एक टकराव की स्थिति होती थी वो कांग्रेस ने उसको ठीक कर लिया है। मतलब जो टकराव की स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी में आज है वो कांग्रेस के अंदर वहां टकराव की स्थिति नहीं है। यानी डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया जो है वहां एकजुट है और मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। और सिद्धारमैया वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जब मोदी जी गए थे पिछले चुनाव में वहां कर्नाटक में और मोदी जी ने कहा था सीधा रुपया सिद्धारमैया को,
तो उन्होंने कहा था कि मैं 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजता हूं। उसके बाद से वो सीधा रुपया भूल गए मोदी जी। तो जो जयशंकर जी कह रहे थे कि कांग्रेस के लोगों को टिट फॉर टैट करना चाहिए था, तो ये है, सिद्धारामैया ने बता दिया था कि 100 करोड़ का भेजता हूं मानहानि का नोटिस। होंगे आप प्रधानमंत्री, लेकिन कानून से ऊपर थोड़ी है। कानून से ऊपर तो कोई भी नहीं है देश के, प्रधानमंत्री या कोई भी हो। तो इस तरीके की चीजें जो है वो निश्चित तौर पर काम होना चाहिए। और देखिए, चुनाव है तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस निचले स्तर पे जाकर के राजनीति करती है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि सब उसी निचले स्तर पे जाकर के राजनीति करें, लेकिन उनका जवाब तो जो है देना चाहिए। जो उनके जिस तरीके के जवाब है, अब ये नहीं है कि राहुल गांधी सारी चीजों के जवाब देंगे, और लोग हैं वो जवाब दें उनके लोगों के जवाब। तो ये सब जो है होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो कर्नाटक में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक जो है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इसलिए मोदी जी की परेशानियां बढ़ी हुई। आज जो मोदी जी का संबोधन है अपने सांसदों के बीच में, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि साहब वो हम पे हमले बढ़ते जाएंगे, वो ऐसे ही नहीं कह रहे कि हमले बढ़ते जाएंगे। वो जानते हैं कि हमले बढ़ेंगे, क्यों बढ़ेंगे और कहां उनकी कमजोरियां हैं। और संकेत ये भी मिल रहे हैं, जो मीडिया में खबरें आ रही हैं कि मोदी जी ने ये भी कहा है कि आप विकल्प तलाशे जाएंगे। यानी ये अपने सांसदों से ही कह दिया है कि आपका विकल्प हम तलाशेंगे। यानी बेचैनी है तो भाई, अगर आप सांसदों का विकल्प तलाश रहे हैं, तो सांसदों का तो कोई दोष है नहीं। कोई सांसद अपने बल पे तो कोई जीत के आया ही नहीं है, सब वोट मोदी जी के नाम पे लेकर के आए थे। तो अगर सांसद की छवि खराब हो रही है, तो वो तो मोदी जी की छवि खराब हो रही है, क्योंकि सांसद को कोई जानता ही नहीं है क्षेत्र में कि सांसद है कौन, सब जानते हैं मोदी जी हमारे सांसद है। तो अगर सांसद की छवि खराब हो रही है, तो वो छवि मोदी जी की खराब हो रही है। तो मोदी जी बात जानते हैं, मोदी जी की छवि अब खराब हो रही है, जो कि बनाई गई थी। छवि बनाई गई थी, वो छवि तो बनाई जाती है, होती थोड़ी छवि तो बनाई जाती है। तो छवि बनाई गई थी, वो छवि जो है वो टूट रही है। और जैसे जैसे चुनाव आता जाएगा, ये अडानी का मसला जिस तरीके से बढ़ेगा, विपक्ष जिस तरीके से एकजुट हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सरकार ये किसी हाल में मानेगी नहीं कि और लोगों पे कार्रवाइयां नहीं करे। ये कार्रवाइयां करेगी, विपक्ष और फिर एकजुट होता जाएगा। राहुल गांधी की बात और लोगों के ऊपर भी इस तरीके कुछ ना कुछ कार्रवाइयां निश्चित तौर पे होंगी, क्योंकि ये बताना चाहेंगे देखिए सब भ्रष्ट है और हम ही से भी ईमानदार है। तो ये सब जो करना चाहेंगे, तो उसके परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे आने वाले। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मौसम बदल रहा है और तबीयत भी आप लोगों की बिगड़ी हुई है, मैं देख रहा हूँ आपकी भी। और जयशंकर जी तो अभी जम्मू कश्मीर से लौट के आए हैं, और जम्मू कश्मीर के दो लोग, एक तो जो जम्मू कश्मीर गए थे यानी किरण पटेल, और दूसरे वहाँ जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं, ये दोनों अभी सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसके बारे में अभी जयशंकर जी बता ही रहे थे और उनसे पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी बता रहे थे। अखिल स्वामी जी, मुद्दों पे बात, पहले देखिए चुनाव भी लड़े जाते थे, योजनाओं की बात होती थी कि आप ये योजनाएं लेके आए और उन योजनाओं में आपने क्या कुछ किया, लेकिन अब योजनाओं की बात भी नहीं होती है। अभी देखिए, एक स्वच्छ भारत अभियान लेकर के आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में, और 5 साल में जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 10 करोड़ 90 लाख टॉयलेट्स बनाए गए, शौचालय बनाए गए। लेकिन उसके बाद भी हमारे देश की स्थिति देखिए कि लाइव कैमरे पे ये दिखाया जाता है कि स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाते हुए कहीं टॉयलेट ही नहीं है, तो अतीक अहमद को कहाँ क्या करना पड़ता है आप सब देख रहे हैं। तो ये योजनाएं हैं, ये सिर्फ योजनाओं की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश में थोड़ा योजनाओं पे भी चर्चा होनी चाहिए कि 5 साल में आपने कितने टॉयलेट्स बनाए और उनका कितना उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग हो रहा है। और उसकी बहुत सारी कहानियां आ चुकी हैं, और उन कहानियों को अगर कुछ चैनलों पे बताया गया, दिखाया गया, तो जिन लोगों ने दिखाया उनको नौकरी से हटवा भी दिया गया। ये सब भी है इतिहास में दर्ज, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। आते हैं मुद्दे पे, और मुद्दा ये है कि सियासत में चल क्या रहा है, और क्यों राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही पूरी जो सियासत है वो घूम रही है, और क्या राहुल गांधी विपक्ष का एक बहुत बड़ा चेहरा बन गए हैं। क्या राहुल गांधी के नाम पर अगला चुनाव लड़ा जाएगा? क्या राहुल गांधी के नाम पर विपक्षी एकता जो है वो मजबूत होते हुए दिखाई दे रही है? बहुत सारे सवाल हैं लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं, और हम भी उन्हीं चीजों को निकालने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। आपसे जरा समझना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कि क्या अब जबकि सामने, और इसके बारे में बात कह भी रहे थे जयशंकर गुप्त जी कि पूरा फोकस करना चाहिए अब चुनाव पे, बहुत सही बात कह रहे थे। ऐसा ना हो कि आप इधर इन चीजों पे फोकस कर लें जहां पे जो कुछ होना था वो सब हो चुका,
और उधर बार बार मैदान मारने की कोशिश हो रही है कर्नाटक में, आपको लगता है कि कर्नाटक अब इतना आसान है? अगर ईवीएम और बाकी तिकड़मों को छोड़ दिया जाए तो इतना आसान है कि बीजेपी रिटेन कर ले? हालांकि कर्नाटक में पिछली बार भी बीजेपी की सरकार नहीं थी, सरकार तो इन्हीं दोनों की थी, जेडीएस और कांग्रेस की, वो भी छीनी हुई सरकार है मध्य प्रदेश की तरह, लेकिन फिर भी। और यहीं से जानना समझना चाहता हूं आपके जरिए कि राहुल गांधी को अब यहां से आज की तारीख में किस दिशा में और विपक्षी एकता के साथ, कुनबे के साथ कहां जाते हुए आप देख रहे हैं? देखिए राजीव जी, मैंने अपने सारे प्रबुद्ध साथियों को सुना। अब मैं 3 मुद्दों पे अपनी राय प्रकट करता हूं। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत की जनता प्रतिक्रिया क्यों प्रकट नहीं कर रही है। भारत की जनता प्रतिक्रिया इसलिए प्रकट नहीं कर रही है कि भारत की जनता गांधीवादी जनता है। ये गांधी और बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। ये अगर सड़क पे आएंगे, इनको कूट दिया जाएगा। ये जो इनकी सेंट्रल फोर्सेज हैं और ये जो इनकी पुलिस है, जो महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया था, इनको कूट देंगे। जो किसानों को, लाखों किसानों की एक बुरी हालत कर सकते हैं और षड्यंत्र के तहत लाल किले पे उनको फंसा सकते हैं, उलझा सकते हैं, ये लाठियों से तोड़ देंगे। जनता जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस को कुछ नहीं करना है, राहुल गांधी को कुछ नहीं करना है। जो कर रही है जनता कर रही है, और जनता को जो करना चाहिए वो कर रही है। आपने विधानसभा का उपचुनाव वेस्ट बंगाल का देखा, महाराष्ट्र का देखा, तमिलनाडु का देखा, जहां कांग्रेस नहीं जीती थी, फर्स्ट नंबर पे है और सेकंड नंबर पे अपोजिशन टीएमसी है और तीसरे पे बीजेपी है। जनता को जो काम करना चाहिए था कर रहा। मैं तीसरा जो पॉइंट है, हो सकता है लोग मुझसे सहमत ना हो, आपके श्रोता भी सहमत ना हो, लेकिन ये मेरा मत है। सावरकर, मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे सोचने वाले लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पंडित चंद्रशेखर आजाद ने अगर माफी मांग ली होती, गोली न मारनी पड़ती अपनी कनपट्टी में लगा के। सरदार भगत सिंह से कहा गया था माफी मांग लो, छूट जाओ, नहीं मांगी थी, फांसी पे चढ़े थे। और जब उनकी मां ने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, मैं मर जाऊंगा, भगत सिंह फिर पैदा होगा। तो उनके बेबे ने कहा था, बेटा तेरे को पहचानेंगे कैसे? उन्होंने कहा, जो संघर्ष करता दिखेगा समझ लो भगत सिंह आ गया है तुम्हारे सामने। तो ये जनता देख रही है आज की तारीख में संघर्ष कौन कर रहा है, रास्ता जनता दिखा रही है। राहुल गांधी को कुछ जो कर रहे हैं, राहुल गांधी जो कर सकते हैं, आज की परिस्थिति में कर सकते हैं, वो राहुल गांधी कर रहे हैं। इससे ज्यादा अगर मकान छिन जाए, जेल की सजा हो जाए और दूसरे लोगों पे इस प्रकार की कोई कार्रवाई न हो, राहुल गांधी जितना कर सकते हैं उससे 10 कदम आगे चल रहे हैं। पूरे विश्व में भारत की और मोदी जी की थू-थू हो रही है। पूरा विश्व ये देख रहा है कि जो राहुल गांधी ने कहा था वो सच बात कही थी। देश में लोकतंत्र जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। सावरकर, अब ये बिल्कुल छोटी बारीक बात है, इसमें कंट्रोवर्सी है जो मैं कहूंगा। मैं ये मानता हूं ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इशू है। मैं पॉलिटिक्स नहीं जानता, ना मुझे पॉलिटिक्स आती है, मैं केवल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। सावरकर भक्तों को कांग्रेस को वोट देने में परेशानी आएगी। कांग्रेस भक्तों को, जो अंबेडकरवादी लोग हैं, जो लोहियावादी लोग हैं, उनको सावरकर के पक्ष वालों को वोट देने में परेशानी आएगी गठबंधन में। जब ये जहां पे शिवसेना के कैंडिडेट्स होंगे वहां पे कांग्रेस का वोट ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, मुझे शक है। जहां पे कांग्रेस के वोटर होंगे वहां जो ये हिंदूवादी लोग हैं ये बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, मुझे इसमें शक है। मैं अपनी एक कपोल कल्पना कर रहा हूं। मेरे हिसाब से अगर वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है और ये संजय राउत और राहुल गांधी के बीच में बात हुई है, अगर ये दोनों स्ट्रेटेजिकली अलग अलग लड़ेंगे, जो हिंदूवादी वोट है, जो सावरकरवादी वोट है, वो बीजेपी और शिवसेना में विभाजित होगा और साइलेंट वोटिंग जो है कांग्रेस और एनसीपी के वर्कर शिवसेना के साथ करेंगे। वो संभव है, लेकिन जहां पे शिवसेना का कैंडिडेट ना हो वहां पे सावरकरवादी कांग्रेस और एनसीपी को वोट करेंगे या सावरकर को अच्छा ना मानने वाले शिवसेना को वोट करेंगे, इसमें मुझे शक है। देखिए, मैं वास्तविकता में अपने दिल की बात बताता हूं। मैं मानता हूं उनको अंडमान में कितने लोग थे, कितने हजारों लोग वहां पे पड़े थे, सड़ गए थे उनके शरीर, वो भी इसी प्रकार से जोते गए थे, इसी तरह सताए गए थे। कितनों ने माफी मांगी? एक व्यक्ति ने क्यों माफी मांगी? पेंशन क्यों ली? तो अगर वास्तविकता में अगर यहां पे सावरकर का राहुल गांधी अगर सपोर्ट करते हैं
और ये इसलिए कि साहब वो गठबंधन टूट जाएगा और अलग लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये सिद्धांतवादी लड़ाई है। ये लड़ाई अंबेडकरवादियों की, गांधीवादियों की, लोहियावादियों की, समाजवादियों की, धर्मनिरपेक्षतावादियों की वर्सेस गोडसे और सावरकरवादियों की है। स्पष्ट बात कहता हूं राजीव जी, सहमति हो न हो अपनी बात मैंने कह दी। जी जी, बिल्कुल अपनी बात रखने का पूरा हक है और हमारा संविधान वो अधिकार देता है। बोलने की आज़ादी है हमारे देश में, अभी तो है, संविधान है, आज़ादी है, और इसलिए भी बोलना तो चाहिए ही और खुल के अपनी बात रखनी चाहिए। राहुल गांधी भी तो वही बात कर रहे हैं, बात अच्छी लगे बुरी लगे। यहाँ जब चूंकि हम में और राहुल गांधी में, मतलब हम 6 लोग यहाँ बैठे हैं, और राहुल गांधी में फ़र्क ये है कि हम यहाँ किसी खबर का, किसी सूचना का, उसका विश्लेषण कर रहे हैं और एक पत्रकार होने के नाते, लेकिन राहुल गांधी 24 घंटे उनको राजनीति करनी है। तो हम में उनमें फ़र्क यही है, एक राजनेता होने के नाते उनको कहाँ कितना बोलना है वो उनको सोचना है, लेकिन हम तो खुल के बोल सकते हैं। और आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जब राहुल गांधी, और मेरा मानना है, थोड़ा सा मैं जोड़ देता हूँ फिर आता हूँ मीनू जी के पास में, कि सावरकर और गांधी दोनों पैरेलल नहीं हो सकते, पैरेलल हो ही नहीं सकते दोनों। और इसलिए होता क्या है कि आप जब हमारे साथ प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और बहुत गंभीर चर्चा चल रही है प्रशांत जी, सावरकर और गांधी की बात चल रही है। अभी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कह रहे थे कि किसी को बुरा लगे, गलत लगे तो अलग बात, लेकिन वो अपनी बात रख रहे थे। वही बात मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि तुलना सावरकर से अगर कर रहे हैं राहुल गांधी तो मतलब ही नहीं है। मेरा मानना है कि गांधी कहाँ गांधी, अब गांधी और गोडसे को सामने रख दें या गांधी सावरकर को सामने रख दें, गांधी के साथ और भी दूसरे जो हेडगेवार हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, इन नेताओं को रख दिया जाए तो कोई तुलना ही नहीं। गांधी अपने आप में गांधी की तुलना नेहरू जी से नहीं होती है, गांधी की तुलना कांग्रेस के दूसरे नेताओं से नहीं होती है, तो इन लोगों से तुलना करने का कोई मतलब नहीं है। खैर, लेकिन फिर भी चूंकि वो राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी, तो इन बारीकियों को उनको समझना होगा। वही बात शायद आज जब शिवसेना के सांसद संजय राउत के साथ राहुल गांधी की जो घंटों मीटिंग चली है उसमें शायद ये बात आई होगी, और दूसरी तरफ जो सोनिया गांधी और शरद पवार की मीटिंग हुई है उसमें भी शायद ये बात आई होगी, और खासकर महाराष्ट्र की राजनीति पे और उस राजनीति के तहत क्या रणनीति अपनाई जाए इस पर भी बात उठी होगी जरूर। ये अंदर खाने जो कुछ चल रहा है वो लोग जाने, लेकिन अमेरिका से लेकर के अपने देश तक जो हलचल है, अमेरिका का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, शुरुआत में इस पर हम लोग बात कर चुके हैं, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्रालय के जो उप प्रवक्ता हैं, मुख्य उप प्रवक्ता, उन्होंने जो बात कही है वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। और वो बात आप सब समझ रहे हैं कि जो द्विपक्षीय रिश्ते होते हैं उन रिश्तों में खासकर ये रहता है कि हम न सिर्फ पक्ष से यानी सत्ता पक्ष से बल्कि विपक्ष के नेताओं से भी संपर्क रखेंगे, और वो बहुत नजदीक से देख रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ क्या कुछ चल रहा है हमारे देश में, और भारत के अदालत में क्या कुछ है, और अदालत पर हालांकि अमेरिका भी भरोसा करता है। और सबसे बड़ी बात कि डेमोक्रेटिक कंट्री अमेरिका भी है, डेमोक्रेटिक हम भी हैं, यानी दोनों डेमोक्रेसी को शेयर करते हैं, ये बात अमेरिका बार बार कहता है। अब आता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, पहले फिर मीनू जी आपके पास आता हूं। प्रशांत जी, यहां से मैं बार बार इस सवाल को लेकर आ रहा हूं, और बहुत अच्छी बात है कि अभी तक जितनी चर्चा हुई है उसमें बात जो है उसके आगे बढ़ी है। आपसे भी चाहता हूं कि जो कुछ आज की तारीख में हो रहा है उसमें यहां से राजनीति को कितना आगे जाते हुए देख रहे हैं। क्या यहां बीजेपी बैकफुट पे नजर आ रही है या बीजेपी हमेशा की तरह फ्रंट फुट पे नजर आ रही है? एक बात यहां और भी जोड़ दूं, जो पहले हमारे साथी हैं वो सुन चुके हैं, आपके पास आने से पहले जोड़ रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसदीय दल की जो बैठक हो रही थी, उनकी जो बैठक हुई है कार्यकारी जो कार्यकर्ता जो है उनकी, उसमें वो थोड़ा जो उनकी अपनी डिप्लोमेसी है, जिसमें अगर कुछ नहीं होता है तो सिंपैथी वोट गेन करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी वहां खेलते हुए नजर आए कि ये लोग जो हैं विपक्ष के लोग हम पर हमला करेंगे, हमको मजबूती के साथ डटे रहना है, ये सब बात आज करते हुए अपने लोगों को मंत्र देते हुए, जीत का मंत्र देते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब आपके पास आता हूं, क्या कुछ अब आप देख रहे हैं, कहां जाते हुए देख रहे हैं देश की राजनीति को, और 2024 तक क्या कुछ भविष्यवाणी करने नहीं बोल रहा हूं, एक आपका जो नजरिया है वो समझने की कोशिश कर रहा हूं। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए।
तो पहली बात तो जब मैं आया तो बात गांधी और सावरकर की हो रही थी, और ये रोज सोशल मीडिया पे और मीडिया पे ये होता है। ये देखिए लाता कौन है? ये सारे लोगों को, ये जो किरदार हैं इतिहास के, इनका जो लाइट एंड साउंड शो है वो कौन कर रहा है? किसको जरूरत है? ये आरएसएस बीजेपी की वजह से आता है। और मुझे लगता है कि विपक्ष की पार्टियों को और दूसरी पार्टियों को इससे थोड़ा दूर जाना चाहिए अब, क्योंकि भारत एक आधुनिक देश है। ठीक है, हम अपने रोल मॉडल्स का सम्मान करें, रोल मॉडल्स के बताए रास्तों पर चलें, लेकिन वो पॉलिटिकल सेंटर स्टेज में उनके नाम या उनके चर्चा कम होनी चाहिए, क्योंकि कोई देश नहीं कर रहा है। आप देखिए कि क्या अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पे बवाल मचा हुआ है? क्या मार्टिन लूथर किंग के नाम पे बवाल मचा हुआ है अमेरिका में? क्या इंग्लैंड अपने वहाँ पे शोर मचा रहा है? या फ्रांस की राजनीति में वोल्टायर और किंग लुइस वहाँ पे आ रहे हैं? कोई नहीं आ रहा है कहीं। मॉडर्न समाज है, आधुनिक समाज है, आधुनिक समाज के आधुनिक मुद्दे हैं, लोकतंत्र है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, संविधान है, ये सारी बातें हैं। अब जो दूसरी बात है कि देखिए, जो पॉलिटिकल नैरेटिव बन रहा है, मैं अभी एक बैठक से आ रहा हूँ जहाँ कर्नाटक से बहुत से लोग आए हुए थे, और कर्नाटक में स्थिति बहुत खराब है। मैं आपको बता दूं, इनका टीपू सुल्तान का ही जो नैरेटिव है वो नहीं चल पा रहा वहाँ पे। दूसरी बात जो राहुल गांधी को लेकर पूरे देश में चल रही है कि क्या होगा, धीमे धीमे राजीव जी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, राहुल गांधी का नैरेटिव बड़ा होता जा रहा है, और देश के लोकतंत्र के साथ क्या हो रहा है, इसको लेके बहुत गंभीर विमर्श पैदा हो रहा है। आज भी एक बहुत नामी जो बुद्धिजीवी हैं, प्रताप भानु मेहता, उनका एक आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में, और उस आर्टिकल को पढ़िए आप, तो वो पूरा जिस तरीके से उन्होंने आर्टिकल को लिखा है, वो बता रहे हैं कि स्थिति यहाँ तक आ गई है कि नरेंद्र मोदी अगर चुनाव हारेंगे तो सत्ता आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप की तरीके का नाटक हो सकता है यहाँ पे। अब ये बातें होना मुख्य धारा के बुद्धिजीवियों में होनी शुरू हो गई हैं। ये वो नैरेटिव है जो 2012 के आसपास हम देखते थे। दूसरी बात की जो अमेरिका का बयान आया है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बयान है, उसमें 3 चीजें हैं। पहली चीज है कि उन्होंने चिंता जाहिर की है। चिंता क्या जाहिर की है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और उस लोकतांत्रिक देश की आधारभूत जो जरूरत है वो आजाद और स्वायत्त न्यायपालिका है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है तो भारत के लोकतंत्र को लेकर सवाल खड़े होते हैं। आप देखिए कि जो अमेरिका का जो संदेश है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कोर्ट के इर्द गिर्द घूम रहा है, बिल्कुल। और वो कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी के कोर्ट केसेस पे नजर बनाए हुए हैं। यही कहा ना उन्होंने। तो किस बात पे नजर बनाए हुए हैं? वो ऑब्जर्व ये कर रहे हैं कि क्या भारत में लोकतांत्रिक ढंग से अदालतें काम कर रही हैं कि नहीं। ये पूरी दुनिया की चिंता है, और पूरी दुनिया में जहां भी लोकतंत्र खत्म होते हैं
वो पहले मीडिया जाता है, फिर कोर्ट जाते हैं। तो अगर किसी भी लोकतंत्र को अगर आप देखना होगा आपको, जहां पे विपक्षी दल और विपक्षी दल का सबसे बड़ा नेता जिसको कोर्ट केस में फंसाकर आपने निकाल दिया, तो दुनिया तो सवाल करेगी ना कि आपकी जो कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। और फिर आप पूरा विंडिक्टिवनेस का आप सबूत दे रहे हो कि अभी राष्ट्रपति से उसका अनुमोदन नहीं हुआ है, लेकिन आपने उसका मकान खाली करने का नोटिस भेज दिया। तो ये दर्शा रहा है कि सरकार की विंडिक्टिवनेस है और कोर्ट का जो फैसला है वो इंड्यूस्ड है, प्रभावित है। इसलिए दुनिया की ताकतें ऑब्जर्व कर रही हैं, इसलिए अमेरिका का ये बयान आया है कि हम उसको देख रहे हैं। कुछ अमेरिका करेगा नहीं, इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्यों, कैसे करेगा, और हम कैसे, भारत कैसे अलाउ करेगा हस्तक्षेप। लेकिन अमेरिका ने ये मैसेज देकर एक बड़ा संदेश दिया है, और संदेश उनको दिया है जो ताकतवर लोग हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कि अमेरिका इस पे नजर रख रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है उसमें कि हम भारत सरकार से इस मामले में इंगेज कर रहे हैं। ये कहा उनके बयान में है। इंगेज करने का मतलब क्या हुआ कि बात कर रहे हैं, मतलब इस मामले पर फोन आया है, कोई बात हुई है किसी न किसी स्तर पे अमेरिका और भारत सरकार के बीच में, इसमें कोई बात हुई है। ये संदेश, उसका जो मैसेज है स्टेट डिपार्टमेंट का, वो ये कह रहा है वेदांत पटेल का कि वी आर इंगेजिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ही इज आंसरिंग, वो राहुल गांधी के सवाल का जवाब दे रहे हैं, और उस जवाब के उत्तर में जो 2-3 चीजें वो कह रहे हैं, उसमें एक बात ये भी है कि वो इंगेज कर रहे हैं, मतलब बातचीत हो रही है। इसको डिनाई करे ना भारत सरकार कि अमेरिका से उनकी कोई बातचीत इस मामले पर नहीं हुई है, डिनाई करें, वरना तो हम ये मानेंगे कि स्टेट डिपार्टमेंट है, वो तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये बात आई है कि बातचीत हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में या भारत के भी जो इन्फ्लुएंशियल क्वार्टर्स हैं, वहां ये नैरेटिव डेमोक्रेसी को लेके चिंता, जिस तरीके से राहुल गांधी को हटाया गया है उसको लेकर चिंता हो रही है, और ये चिंता दिन पर दिन बढ़ेगी और ये एक राजनीतिक मुसीबत बनेगी। आप गोदी मीडिया में या अपने सोशल मीडिया ट्रोल्स के जरिए हवा फैलाते रहें कि वो ओबीसी विमर्श, और वो ऐसे कुछ दिखाई देंगे आपको, ऐसे कुछ नैरेटिव गढ़ते हुए लोग, लेकिन वो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ एक बात का है कि क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी भारत की बची हुई है कि नहीं, दुनिया इसको देख रही है, और इसकी जवाबदेही मोदी सरकार पे आएगी। राजीव जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप रख रहे हैं, और अमेरिका से लेकर के हिंदुस्तान तक यही हम समझने की कोशिश। मीनू जी, आप किस रूप में देखती हैं, कहां तक देखती हैं? बहुत कुछ हम बात कर रहे हैं, लगातार चर्चा कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन राहुल गांधी अब जल्दी ही चुनौती देने पहुंचेंगे सेशन कोर्ट के इस जो उनके ऊपर जो 2 साल की सज़ा हुई है, लेकिन उससे पहले जितनी सारी चीज़ें हो गई हैं और सज़ा उनकी अगर वापस हो जाती है या स्टे मिल जाता है, उसके बाद की राजनीति जरा समझाइए। मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब जो जुडिशरी की हालत हो रही है, तो मुझे तो लगता है लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी। शायद वहां जाके कुछ इसका असल में जो फैसला होना चाहिए वो होगा। मैं किसी कोर्ट की अवमानना नहीं कर रही हूं, लेकिन जो एक सजग नागरिक होने के नाते जो दिन रात देखा जा रहा है कोर्ट्स में, जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, जैसे अभी गुजरात में आज एक और कांग्रेस के एमएलए को उन्होंने मोदी की फोटो फाड़ने के लिए किसी ने
कोर्ट में कराया होगा मुकदमा, तो उसमें उसको सजा हुई है, 99 रुपए की सजा की है उन्होंने, 99 रुपीज की, लेकिन मतलब उसको भी एक वो माना गया अपराध। देखिए ये वो देश है जहां पे पुतले फूके जाने की, विरोधियों के पुतले फूके जाने की, और इवन रावण का ही, बुराई का ही पुतला फूका जाता है। तो वहां जहां पे पुतले फूके जाने की परंपरा है, वहां एक प्रधानमंत्री या विरोधी के जो दल का नेता है उसके फोटो फाड़ने के ऊपर सजा हो रही है। वो तो शायद वो जो जज है गुजरात का अनंत पटेल जो है वो कांग्रेस के एमएलए हैं, उनके ऊपर हुआ है ये कार्यवाही। तो जो जज हैं वो गुजरात के जज हैं, तो वो जो देख रहे होंगे अब क्या हाहाकार मचा हुआ है देश के अंदर, तो उससे उनको लगा होगा कि भाई चलो कम कर देते हैं सजा। अदरवाइज वो दो क्या वो 3 की करते क्योंकि उनको भी अपने नंबर बढ़ाने अपने आका के चक्कर में। तो आप ये देखिए कि किस तरीके की इस देश के अंदर जो है ये माहौल बना हुआ है। लेकिन जो भाई मैंने जितना पढ़ा है इस बारे में, जितनी जानकारी एकत्र की है, कि उसमें ये कहा जा रहा है, उसमें ये बताया जा रहा है, जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि राहुल गांधी का ये केस हायर कोर्ट्स में जाके वो स्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि इसमें प्रोसीजरल शुरुआती ट्रायल लेवल पे ही बहुत ज्यादा लूप होल्स है जिनका की संज्ञान कोर्ट ने नहीं लिया। आज कैसे पैन आउट होती है और जो कांग्रेस का या राहुल गांधी का जो वकील है वो किस तरीके से उसको प्लीड करेंगे, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। और मेरा ये मानना है कि जो ये देरी हो रही है, जो लोगों ने बहुत प्रेशर बनाया हुआ है कि कांग्रेस क्यों नहीं अपील में जा रही है, क्यों नहीं, तो देखिए बहुत समझदारी के साथ जाना पड़ेगा अपील में। जो भी कुछ पहला जो वहां पे सबमिट करेंगे वो लास्ट तक स्टैंड करेगा, तो उसमें कोई भी ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में उल्टा सीधा कुछ भी लिख के पहुंच जाए कोर्ट में। बहुत सेंसिटिव मामला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देश की लोकतंत्र और जो एक नागरिक अधिकारों का मामला है ये। तो अब जैसे इसके बाद जो है, अगर राहुल गांधी कोर्ट से जीत जाते हैं और उनका सेंटेंस कैंसल आउट हो जाती है, नल एंड वॉइड हो जाती है, तो डेफिनेटली जो सजा है उसकी वो सब जो बंगला खाली करने की और डिस्क्वालिफिकेशन की और ये सब चीजें अपने आप ही बहाल हो जाएंगी। हाँ, उसमें सरकार को बहुत बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ेगी। और अगर ऐसा होता है तो जो मोदी जी जो पहले ही चोट खाए बैठे हैं, वो अभी तो कुछ नहीं हुआ है, वेंजियंस डबल वेंजियंस से डबल उसके साथ वो एक दमन की कार्रवाई चलाएंगे कि अच्छा मेरा बहुत बड़ा, क्योंकि उन्हें तो ना सुनने की आदत नहीं है और बहुत बड़ी शिकस्त होगी मोदी जी की अगर राहुल गांधी केस जीत जाते हैं और उनकी सदस्यता भी बहाल हो जाती है और सब कुछ ये हो जाता है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहती हूँ कि जो राहुल गांधी की जो सुरक्षा है उसके बारे में मुझे चिंता है। मैं हो सकता है मैं अनावश्यक रूप से चिंतित हूँ, मैं थोड़ी सी ये होता है कि मुझे रहती है इस तरह की बातों की चिंता। तो राहुल गांधी और कांग्रेस को चाहिए कि उसकी तरफ एक विशेष ध्यान दे, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति की विच हंटिंग हो रही है। विच हंटिंग मतलब जैसे गांव में मतलब डायन का पीछा कर रहे हैं वो लोग, उसको मतलब एक उसके पीछे बुरी तरह से पड़ी हुई है सरकार। तो ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा को लेके पार्टी को भी और स्वयं राहुल गांधी को भी बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि इनके मकान की बात, जैसे वो बात अभी आ भी रही है जैसे, और मैंने लिखा भी था कि राहुल गांधी को जैसे कि सबकॉन्शियसली प्रीमॉनिशन हो रहे हैं। उन्होंने ये बात कश्मीर में कही थी, पूरी कहानी बताई थी कि मेरा घर नहीं है और उन्होंने सन 77 की बात भी याद की थी। तो ये एक तरह का प्रीमॉनिशन नहीं, और नहीं कश्मीर में, शायद कश्मीर में भी कही थी ये बात उन्होंने वहां खड़े होके। देखिए चलिए मैं दोनों ही बात तो सही मान लेते हैं। उससे पहले आप जैसे और भी बातें थी, कोविड के बारे में बातें थी, उनके प्रेडिक्शंस जिनको हम प्रेडिक्शन कह रहे थे, मुझे लगता है कि जैसे प्रीमॉनिशन, सबकॉन्शियसली कुछ प्रीमॉनिशन होता है जो बाध्य करता है ये बात कहने के लिए। तो शायद उन्होंने उनको पता भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसी परिस्थिति आने वाली है कि वास्तव में मुझे बेघर बार होना पड़ेगा। मेरा तो ये कहना है कि राहुल गांधी को अगर ऐसी स्थिति आती है, ये लोग लाएंगे, अगर जब तक कोर्ट का फैसला होगा, देखिए जल्दी से नहीं होगा कोर्ट का फैसला, समय लगेगा, तो वापस उसी कंटेनर में चले जाए जिसमें इन्होंने 5 महीने गुजारे हैं और आराम से उस कंटेनर में रहे। जो 22 एकड़ जमीन दे रहे हैं एक सज्जन आपके श्रोता, उसमें उसको पार्क कर दे और आराम से रहे वहां पे।
नहीं, बहुत बड़ा एक श्रोता समाज- और हैं, एक श्रोता और हैं जो दर्शक हैं जो अरुणाचल प्रदेश से हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ आए और मैं 20 करोड़ रुपए 25 करोड़ रुपए का बंगला बनवाएंगे वो उनके लिए, राहुल गांधी के लिए। लेकिन आज एक खबर और भी आ रही थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हमारे यहाँ आके रहें। तो ऐसे देखिए ये भी एक कहीं ना कहीं एक अलग तरह की सियासत के फेर में बीजेपी फंस रही है। जी मीनू जी। हाँ जी, तो ये देखिए उसकी कोई ये नहीं है, राहुल गांधी के लिए कोई जगह की रहने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि किसी तरह की कोई कमी है, लेकिन इसका एक राजनीतिक महत्व है कि आपने बेघर बार कर दिया एक राजनेता को, और वेंजेंस की आपको बदले की इतनी बदले की आपकी ज्वाला में जले जा रहे हैं आप, बदले की आग में कि और घृणा की नफरत की आग में एक व्यक्ति से कि आपने मतलब इस हद तक उतारा है कि आप उसको घर खाली करने का नोटिस दे चुके, जिसमें कि अभी ये कहा जा रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसेस ही में ही फॉल्ट है, अधिकार नहीं है लोकसभा अध्यक्ष का। तो आप पता नहीं कितनी मुंह खाएंगे या कितनी डिफीट का, और या मुझे ऐसा लगता है कि घबराहट इतनी ज्यादा है अडानी मामले को लेके कि वो विवेक की जो शक्ति है वो कुंद हो गई है नेता की, और वो उस चक्कर में वो उल्टे सीधे फैसले लिए चले जा रहे हैं। और हो सकता है आगे मैं जो सुरक्षा की बात कर रही हूँ, हो सकता है सुरक्षा भी हटा दी जाए, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कोई रोक नहीं सकता। आप कोई लॉजिक वहां काम नहीं कर रहा है कि भाई ना कोई कानून काम कर रहा है उनके सामने, उनके जो दिमाग में आ रहा है विम्स एंड फैंसीज पे चल रही है इस वक्त सरकार, तो वो चलती रहेगी। और प्रार्थना करते हैं कि भाई सलामत रहे सब, राहुल गांधी खासकर, देश सलामत रहे। समय खत्म हो रहा है, लगभग खत्म हो चुका है। जयशंकर जी आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा। जयशंकर जी, राहुल गांधी के सुरक्षा की बात आई, लेकिन उसके अलावा अब जब राहुल गांधी के वकील जाएंगे और फिर आगे ऊपर की अदालत में इसको चुनौती देंगे, दुनिया की नज़र टिकी हुई है। ये तो साफ है कि अमेरिका भी देख रहा है, अमेरिका कह रहा है ऑलरेडी कि अदालतों पे हमारी नज़रें हैं, टिकी हुई हैं। राहुल गांधी का ये केस शायद ही लोगों को, बहुत कम लोगों को पता था, और अभी भी जो 6 केस उनके ऊपर हैं ये भी बहुत कम लोगों को पता है कि कौन सा केस कहाँ है। लेकिन इस केस के बारे में इतनी नज़रें टिकी हुई हैं, इसके बाद भी लगता है क्या कि जो कुछ अभी चल रहा है उसी दिशा में चीज़ें समान रूप से चलेंगी, या कुछ परिवर्तन नज़र आएगा? किस हिसाब से? क्योंकि आप 74 का केस 75 का केस 78 का केस इस बारे में भी जिक्र कर चुके हैं, इसलिए समझना चाहता हूं क्योंकि इतिहास जो है वो सामने है, गवाह है उस हिसाब से भी कि क्या अब आगे, जैसे मीनू जी कह रही हैं कि हो सकता है सुरक्षा भी ले ली जाए, ये तमाम संभावनाएं नजर आती हैं क्या? देखिए राजीव जी, इस तरह की जितनी कार्रवाइयां हो रही हैं उससे जनता के बीच राहुल गांधी के प्रति एक सहानुभूति तैयार हो रही है। ये आदमी जिस तरह से जनता के बीच गया, सड़कों पे घूमा, पदयात्राएं की, जनता के इश्यूज को उठाए, तो और उसके पीछे जब उसने बार बार अडानी का सवाल उठाया, अंबानी का सवाल उठाया, तो सरकार उसको परेशान करने में लगी हुई है, सरकार उसको बर्बाद तबाह करने में लगी हुई है। ये आम आदमी के बीच में ये बात पहुंचनी शुरू हो गई है, लगभग पहुंच भी गई है। अब जो भक्त अंधभक्त रहे वही रह गए हैं, भक्तों में भी थोड़ी खलबली मच रही है कि ये हालत अगर आगे बढ़ेगी तो फिर और बुरा होने वाला है, बुरे दिन आएंगे तो उसमें हो सकता है कि हम भी जाएंगे। एक तो बात यह है। दूसरी बात ये बता दूं मैं कि जो सूरत की कोर्ट का मामला है, राहुल गांधी या उनके वकीलों ने जो अभी तक देर की है अपील फाइल करने की, उसकी मुख्य वजह जो हमने पता की है कि शायद वो जो सूरत की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का फैसला है वो गुजराती में है और 150 पन्ने लिखा गया है। तो पहले तो उस 150 पन्ने का अनुवाद अंग्रेजी में होगा और यहाँ के जो वकील है उसको समझेंगे, बुझेंगे, उसके बारीकियों को, उसके बाद उसको चुनौती देने की बात की जाएगी। और ये पहले तो सेशन कोर्ट में जाएगा। देखिए, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बहुत ही लोअर लेवल का होता है, उसके बाद सेशन कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट होती है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जिस तरह से अभी हमारे मित्रों कहा कि दुनिया भर की निगाहें लगी हुई है गुजरात की अदालतों के फैसलों को लेकर के, मुझे लगता है कि इसके बाद की जो अदालत सुनवाई करेगी उसके दिमाग में भी ये बात रहेगी, क्योंकि कानून में इस तरह का कुछ भी है नहीं
और जानबूझ करके लपेटने की बात अगर हो तो अलग बात है। अगर उनके वकीलों ने ठीक से वहीं पे केस लड़ा होता सूरत के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में ही, तो ये मामला उस पर नहीं पकड़ता। अदरवाइज कि ये लोग चाहते हैं ऊपर से ही अगर कोई चला गया हो, फरमान जारी हो गया हो कि नहीं भाई इस मामले में यही करना है, तो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन इस केस में कोई दम नहीं है, और हो सकता है कि सेशन कोर्ट में ही कोई स्टे मिल जाए, तो उसके बाद जैसे मैंने कहा ना कि भाई अगर स्टे मिल गया और सुनने को राजी सुनवाई शुरू हो गई, तो फिर क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष का फैसला तब क्या होगा। तो एक टिकलिस सवाल है, उसमें आपको मतलब इतनी हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं थी। जब अदालत ने खुद नहीं कहा था तो फिर आपको ये बात करने की जरूरत नहीं थी। तो उनके मुंह पे कालिक फूटेगी अगर इस तरह का कुछ हो गया, सेशन कोर्ट ने फैसला दे दिया या सेशन कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट से कोई फैसला हो गया या हाई कोर्ट भी नहीं किया, उसमें भाई फैसला तो करना होगा, 2-4 दिन के अंदर आपको करना पड़ेगा। तो उसमें अगर नहीं होता है तो फिर ऊंची अदालत में। लेकिन ये सारी चीजें जनता के बीच में ये मैसेज है कि राहुल गांधी सच बोल रहा है, सवाल जनता के सरोकार के सवाल उठा रहा है लगातार, चाहे बेरोजगारी का मामला हो चाहे मामला हो, और से देश की संपत्ति को लूटने का प्रयास किया गया है, अदानी के झोली में डालने का प्रयास किया गया है। उसको देखते हुए इसको तंग किया जा रहा है, इसको परेशान किया जा रहा है, ये मैसेज तो जा चुका है। अब एक जैसे बात बार बार हो रही है कि कहाँ रहेंगे, मकान खाली, बंगला खाली करना पड़ेगा तो कहाँ रहेंगे, ये सवाल सोचने की मेरा हास्यास्पद है। भाई वो अपनी माँ के बंगले में रह सकते हैं, सोनिया गांधी सांसद है, 10 जनपद के बंगले में रह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको जो है इन बंगलों के चक्कर में ना पड़ के सड़क पे उतरना चाहिए। कर्नाटका से लेकर देश के कोने कोने में जाना चाहिए, कहिए कि अब यही सड़क मेरा घर है, जनता जनार्दन के बीच मेरा घर है, उन्हीं के बीच में रहूंगा मैं, उन्हीं के बीच अपनी बात रखूंगा मैं। क्योंकि जिस दिन लोकसभा के अंदर जब कांग्रेस के लोग या अपोजिशन के लोग नारे लगा रहे थे राहुल गांधी को बोलने दो, राहुल गांधी को बोलने दो, उसी के अगले दिन उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। तो संसद में अगर बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो हम सड़क पे आएंगे। सड़क पे जनता के सवालों को, बेरोजगारी के सवाल को, महंगाई के सवाल को, और अडानी और तमाम जो चहेते पूंजीपतियों की बात हो रही है, उनकी जो लूट हो रही है, देश के संसाधनों को जिस ढंग से लूटा जा रहा है। अभी किसी ने बताया ना, अखिल स्वामी साहब बता रहे थे कि बनारस में, काशी में सारे जो गुजरात के व्यापारियों के होटल बन रहे हैं। मैं आपसे बताऊं कि अयोध्या में मंदिर का फैसला होने के तुरंत बाद आसपास की तमाम जमीनें गुजरात के पटेल भाइयों ने खरीद ली थी, गुजरात के व्यवसायियों ने खरीद ली थी। कुछ तो वहां के IAS अफसरों ने, कुछ वहां के पत्रकारों ने, कुछ वहां के नेताओं ने ये मिल करके पूरा का पूरा जो एक बना लिया, कागज बना करके, उसमें पेरीफेरी का पूरा इलाका जो है वो गुजराती भाइयों के पास है। मथुरा में अभी चर्चा हो ही नहीं पूरी, लेकिन मथुरा वृंदावन के जमीनों के दाम गुजराती भाइयों ने बढ़ा दिए हैं, जाके वहां खरीद फरोख्त शुरू कर दिए हैं। तो पूरा देश एक तरह से हो गया है कि गुजरात के लोगों का की जागीर बन गई है, वो जैसे लूटने में लगे हुए हैं। अब सारे गुजराती नहीं होंगे, लेकिन जो कुनबे से जुड़े हुए लोग हैं, जो राजनीतिक कुनबे से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों की कोशिश से लगातार हो रही है। तो इसको सामने लाना होगा, जनता के बीच में इन इशूज को लेकर के जाना होगा। राहुल गांधी को बंगले की चिंता नहीं करने की जरूरत है, वो बहुत सारी कोशिश करेंगे। अब जैसे आप कह रहे थे कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट का भी उनको नोटिस जा रही है, मिल रहा है, इस तरह की तमाम चीजें खोजेंगे, क्योंकि सब कुछ तो अब तो ऑनलाइन हो गया है, तो पता लग जाएगा। मोबाइल फोन से कार का नंबर डाउनलोड किया, पता लगाएगा कि उसका लाइसेंस है कि नहीं है, उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट हुआ है कि नहीं, उसका इंश्योरेंस रिन्यूअल हुआ है कि नहीं। तो इस तरह काम करेंगे। लेकिन ये सब काम करते हैं, ठीक है, आपको बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने तंग कर दिया, मैंने देखो उसको फाइन कर दिया, मैंने उसकी मेंबरशिप खत्म करा दी, मैंने उसको 2 साल जेल में डाल दिया। ये सब करिए, बहुत अच्छी बात है। एक समय इंदिरा गांधी जी को और उनके सलाहकार यही समझाते थे कि मैडम ये बड़ा अच्छा हो गया, मैडम ये बड़ा अच्छा हो गया। लेकिन जब चुनाव हुआ तो जनता को जब फैसला देना हुआ तो जनता ने अपना फैसला सुना दिया। इंदिरा जी खुद हार गई, उनके बेटे हार गए, उनकी पूरी पार्टी नॉर्थ इंडिया से साफ हो गई थी। तो ऐसा नहीं है, जनता रिएक्ट ना करे एक अलग बात है, क्योंकि जनता के लिए कोई आंदोलन भी नहीं हो रहा है। अगर कोई आंदोलन को लीड करेगा तो जनता साथ में आएगी, क्योंकि परेशानियां लोगों की बढ़ रही है, युवाओं की परेशानियां बढ़ रही है, किसानों की समस्याएं बढ़ रही है, दुकानदार, जैसे मैंने कहा पिछली बार की दुकानदारों की समस्या जिस तरह से बढ़ी है, GST का जो प्रकोप उनके ऊपर चढ़ा है, उसको लेकर के नाराजगी बहुत, जो भाजपा के समर्थक रहे हैं, खासतौर से व्यापारी और दुकानदार, उनमें एकदम दहशत जो तारी है। वो लोग गाली देते हैं कि साहब इसीलिए क्या हम लोग
और दिए में तेल डालते थे और कमल खिलाते थे कि आज हमारी दुकानदारी, हमारी बिजनेस व्यापार को चौपट किया जा रहा है, हमको सवालिया कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, हम कैसे हमारा रोजी रोजगार चलेगा। तो इस गुस्से को, इस आक्रोश को अगर आप एकजुट होकर के अभिव्यक्ति दे देते हैं, अगर इसके जरिए आप सत्ता को चुनौती देते हैं, तो मुझे लगता है कि जनता आपके साथ रहेगी। और ये आज के वक्त की जरूरत भी है। जैसे कभी किसी जमाने में गैर कांग्रेसवाद की बात हुई थी, मैं बार बार कहता हूं ये कि आज वक्त की जरूरत है गैर भाजपावाद की। भाजपा विरोधी जितनी भी राजनीतिक शक्तियां हैं, सबको एकजुट आना चाहिए, क्योंकि इस देश में धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, देश की न्यायपालिका खतरे में है। जिस ढंग से हमारा विधि न्याय मंत्री किरण रिजिजू बार बार कमेंट्स करते रहते हैं न्यायपालिका को लेकर के, उससे लगता है कि अगर इस बार सरकार फिर से बन गई दोबारा 2024 में, तो न्यायपालिका का ये स्वरूप तो कतई नहीं रहेगा जो आज दिखाई दे रहा है, संविधान का ये स्वरूप कतई नहीं रहेगा जो आज दिखाई दे रहा है, चाहे वो व्यवहारिक रूप में कैसा भी हो, लेकिन संविधान तो संविधान है, कानून तो कानून है। तो ये सारी चीजें, इनको रोकने के लिए आज वक्त की जरूरत है। जैसे आज आपने कहा कि 18 दल थे, आज 19 दल हो गए, मैं तो कह रहा हूं कि 19 ही क्यों रहेंगे। इसमें आपको वाईएसआर कांग्रेस को भी जोड़ना चाहिए, बीजू जनता दल के लोगों को भी जोड़ना चाहिए, उनसे भी बात करनी चाहिए कि भाई है, आज अगर साथ नहीं आए तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, तो आप भी बजाते रहोगे, हासिल होने वाला। तो मिलजुल करके अगर आज सांप्रदायिक ताकतों को चुनौती देने का समय आ गया है, और इस चुनौती से ही परास्त किया जा सकता है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज पहुंचे, अपने जो दिल्ली में मुख्यालय है उसका शिलान्यास, उसको बढ़ा रहे हैं, उसका शिलान्यास हो रहा है, और वहाँ पर जो भाषण दे रहे थे उसमें उन्होंने एक बात कही है कि फैसला देने वाली अदालतों पर सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्षी नेताओं के जरिए। खैर, ये जानकारी के लिए और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मीनू जी आपको, जयशंकर जी आपको, प्रशांत टंडन जी लेट हुए लेकिन आप जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और फाइनली आप जुड़े और बहुत कुछ आपने, और ख़ासकर कुछ साथी लिख रहे हैं कि अमेरिका का जो बयान है वो राहुल के खिलाफ है या उससे राहुल को नुकसान हो सकता है, लेकिन उन सबको बता देना चाह रहा हूँ कि अमेरिका अगर भारत के अदालतों पर राहुल गांधी के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं या और भी तमाम चीज़ों पर अगर नज़रें टिकाए हुए है, तो जैसा प्रशांत जी कह रहे थे कि कुछ ना कुछ अंदर खाने चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि द्विपक्षीय संबंध है दोनों के बीच, दोनों देशों के बीच जब ऐसे संबंध होते हैं तो दोनों देश के दोनों देश जो है वो एक दूसरे के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर नजरें रखते हैं कि, और इसीलिए सत्ता पक्ष के लोगों से भी आते हैं, उनके जो टॉप लीडर्स आते हैं वो सत्ता पक्ष के लीडर से भी मिलते हैं, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, ऐसे तमाम लोगों से भी मिलते हैं और विपक्ष के नेता से भी मिलते हैं। और जब हम लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, सबसे बड़ा लोकतंत्र की बात करते हैं, तब तो ये बातें और भी ज़्यादा करीब से देखी जाती हैं। तो और ये बात हमारे देश के जितने नेता हैं वो बहुत ही गर्व के साथ कहते हैं और हम भी गर्व के साथ कहते हैं। तो इसलिए जो कुछ हो रहा है अभी देखिए आगे आगे होता क्या है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद देता हूं जयशंकर जी, प्रशांत जी, मीनू जी आपको, और साथ में डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।